नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो देखो, थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपने अब तक एआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, हालांकि काफ़ी बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी है, कुछ बच्चों ने नहीं शुरू करी होगी, क्योंकि इस एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा एलएलबी में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो लास्ट के मंथ में, इवन लास्ट के 2 वीक्स में भी कुछ बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, इवन लास्ट के 1 वीक में प्रिपरेशन करते हैं। एंड कुछ बच्चों को 2-3 मंथ भी लग सकते हैं। तो ये वेरी करेगा कि आपने जो एलएलबी में कितना नॉलेज गेन किया है, कितने टाइम बाद आप फिर से स्टडीज में आए हो, क्योंकि मोस्टली ये लॉ का एग्जाम हम कह सकते हैं, एडवोकेसी के रिगार्डिंग लाइसेंस के लिए एग्जाम है। तो इसके अंदर आपके जो सर्विस से रिटायर्ड हैं या फिर जिन्होंने काफ़ी टाइम से अपनी एजुकेशन को गैप दिया हुआ है, फिर से वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है प्रिपरेशन के लिए। सो अराउंड इस एग्ज़ाम में 1.55 लैक्स के अराउंड बच्चे अपीयर हुए थे, आई थिंक लास्ट ईयर में 1.5 एंड 1.55 लाख के आसपास। इस बार आप थोड़ा सा ये नंबर ज़्यादा मान सकते हो, क्योंकि इस बार जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं या फाइनल सेम में बच्चे हैं, उनको भी अपीयर करने का मौका दिया गया है। इवन जिनका एनरोलमेंट भी नहीं है वो भी अपीयर हो सकते हैं। तो इस बार ये जो स्ट्रेंथ है मे बी 2 लाख तक भी टच कर सकती है, उसके आसपास। ठीक है, तो 2 लैक्स में से हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग होगी। किसी बच्चे को कम टाइम चाहिए, किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए, किसी को एक परफेक्ट अगर डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ, अगर इस डायरेक्शन में हम प्रिपरेशन करेंगे तो हाँ भाई, इतना टाइम में हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो जो ये वीडियो है मेरा, बेसिकली मैं बता दूं, ये मेरा जो क्लासरूम कोर्स होता है उसका फर्स्ट लेक्चर होता है। वी कैन से दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ट्रिपल बी ऑफ योर एआईबी एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे, ये वीडियो वैसे मैं क्लास में कराता हूँ तो अराउंड कभी किसी क्लास में 2 घंटे का भी हो जाता है, कभी 2.5 घंटे का भी हो जाता है, डिपेंड कि बच्चे क्वेश्चंस कितने पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वीडियो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी है कि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सही टेक्निक होनी चाहिए, कितना टाइम मुझे लग सकता है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप आज नहीं देख पा रहे हो तो इसको सेव कर लेना, बाद में देख लेना, लेकिन ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर। एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपका जो एआईबी 19 है उसका आप मान लो, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, इससे पीछे वाले एग्जाम के लिए भी जो भी हुए थे, सेम स्ट्रेटेजी है। एआईबी एग्जाम प्रिपरेशन द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, बहुत से बच्चों को एग्जाम के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में, बेयर के बारे में, कैसी टेक्निक है उसके बारे में पता नहीं। तो ये एक आप कह सकते हो छोटी सी स्टोरी मान लो आप, या एक मूवी मान लो, क्योंकि 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा तो एक प्रकार की मूवी ही है आपके लिए, लेकिन ये वाली काम की मूवी है भाई। ठीक है, तो ये देख लोगे तो शायद आपने जो फी पे करी है 3500, या फिर जो SC ST वाले उन्होंने इतनी पे की है प्लस बैंक चार्जेस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप खुद से भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि भाई आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देखोगे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे, व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो, तो मैं बता देता हूँ। दीज आर दी 5 मेन हेडिंग्स जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो मैं नॉन स्टॉप बना रहा हूँ, जैसे मेरी क्लास होती है, बिना नॉन स्टॉप के 2-2.5 घंटे बोलना है तो बोलना है। ये शेड्यूल था कि संडे को इसको शूट करेंगे। आज आपका संडे है, आज कितनी तारीख है, 24 नवंबर है ना, तो आज इसको शूट कर रहे हैं हम। ठीक है, आज ही अपलोड कर देंगे शाम को। और ये वीडियो अब सही है क्योंकि विद इन 1 मंथ आपका एग्जाम होने वाला है, तो अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दो। ये सही टाइम है, जिसकी जो भी नॉलेज थी लगभग इसी टाइम में सब आके लास्ट के 3 वीक में, 4 वीक में थोड़े सीरियस हो जाते हैं। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। देखिए, वर्ल्ड में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की, या कहीं भी आपको जाना है घूमने, या कोई भी आप कोई गोल सेट किया है आपने, तो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, आगे क्या आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है,
कितना कट ऑफ होता है, क्या चीजें। हालांकि इस एग्जाम में कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी पासिंग मार्क्स हैं जो पहले आपको पता हो AIB 16 तक, टिल AIB 16 तक आपके 40 जनरल OBC के होते थे एंड 35 SC ST के PWD वालों के होते थे। लेकिन 17 एंड 18 से पासिंग मार्क्स 45 मार्क्स जनरल के कर दिए हैं OBC के, एंड 40 मार्क्स आपके SC ST PWD के कर दिए। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिगार्डिंग दी पासिंग मार्क्स है। लेकिन एग्जाम आपके अभी 18 एग्जाम कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है, लेकिन जब से कोरोना आया है 2 बार नहीं हो पा रहा है, एक ही बार हो रहा है। ठीक है, लेकिन 2025 में चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार जो BCI की फॉरेन डिग्री वाला जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं 20 एंड 21 सेम ईयर में कंडक्ट कराया गया है, 2 साइकिल में। तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आपका 2025 में एक बार जून के आसपास भी हो सकता है, मई जून जुलाई के आसपास। ठीक है, सो डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है? हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भैया हमारे से वो एक्चुअली चेक करना क्या चाहता है? एग्जामिनर व्हाट एग्जैक्टली वांट टू टेस्टिंग बाय दिस एग्जाम फ्रॉम यू? कुछ तो चेक करना चाह रहा होगा ना वो आपसे। अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो छोटा सा एक जनरल टेस्ट होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग विजनिंग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्टली आपका वेटेज किस पे होता है? फिजिकल टेस्ट पे। आपको पुलिस में कोई जॉब चाहिए, पुलिस में SI कांस्टेबल बनना है, तो उसके लिए भी आपको पता है अलग से फिजिकल टेस्ट होता है, रनिंग होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होती है, हाइट रिक्वायरमेंट है, चेस्ट मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है, वेट की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिमांड है उस एग्जाम के रिगार्डिंग, उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग, उस सर्विस के रिगार्डिंग। ऐसे ही आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो तो उसकी भी एक डिमांड होगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बियर एक्ट्स यू हैव टू कैरी इन द एग्जाम हॉल। AIB 18 में जितने भी बच्चों का नहीं हो पाया था, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझे ये चीज़ सब में कॉमन पता चली कि मोस्टली बच्चों ने एक तो क्या गलती करी कि उनको पता ही नहीं था बियर एक्ट्स कौन कौन से लेके जाने हैं एग्जाम में। और जिनको पता भी था तो वो बच्चे सारे बियर एक्ट्स लेके नहीं गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई ठीक है, शुरुआत के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा वाले, उनका ले जाते हैं, 5-6 मेन सब्जेक्ट्स, बाकी माइनर सब्जेक्ट्स के वो लेके नहीं गए। और इनसे थोड़े से क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आ गए तो उनका नहीं हो पाया। लेकिन अगर उनके पास बेयर एक्ट होता तो ये ज्यादा 1-1 2-2 3-3 नंबर से रहे हैं, तो उन वो क्वेश्चन कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए था। तो एग्जाम में जितने बेयर एक्ट आज हम डिस्कस करेंगे उनको आपको लेके जाना है। ठीक है, भले ही आप प्रिंट आउट लेके जाओ, भले ही आप उनको परचेज करके लेके जाओ, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो बेयर एक्ट जरूर लेके जाओ। उसने एग्जाम में आपको अलाउ किया तो उसके पीछे एक लॉजिक है, वो ही हम डिस्कस करेंगे, डिमांड ऑफ द एग्जाम। आप इस चीज को हल्के में क्यों ले रहे हो? अगर एग्जाम इतना हार्ड सेट कर दिया कि बिना बेरेक्ट के आप कर ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या फायदा? 3-4 बेरेक्ट लेके कोई आपको शाबाशी थोड़ी ना मिलेगी कि भाई ठीक है तुम कम बेरेक्ट लाए थे फिर भी एग्जाम निकाल दिया। रिस्क टेकिंग हो जाएगी वो चीज। निकल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज है आपके पास तो, लेकिन रिस्क क्यों लेना बिना बात? इतनी ज्यादा फीस है तो लेके जाओ थोड़ा सा बेरेक्ट। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न्स टिल AIB 19 आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। अगर हम देखें जितने भी PYQ हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, आपके पेपर्स हुए हैं AIB 18 तक, तो एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, एक परफेक्ट स्टाइल होता है क्वेश्चन पूछने का। एग्जामिनर ये नहीं कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में से सारे के सारे हार्ड बनाता है, सारे के सारे इजी बनाता है, सारे के सारे मीडियम बनाता है, सारे के सारे आउट ऑफ द बॉक्स जाके बनाता है कि कोई कर ही ना पाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इजी टू टारगेट, कुछ ऐसे होते हैं मीडियम होते हैं, कुछ थोड़े से हार्ड होंगे। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपको हार्ड दे सकता है और कैसे वो क्वेश्चन दिखने में होंगे। क्योंकि आपके पास केवल 3 घंटे 3 हार्स हैं आपके एग्जाम में, उनको कैसे परफेक्टली एक परफेक्ट डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है, स्मार्टली, वही आपको सीखना है। और वही आपको सिखाएंगे इसमें, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर स्मार्टली ऑन द एग्जामिनेशन डे। किसी भी एग्जाम में अगर आपकी जो नॉलेज है वो तो ठीक है सफिशिएंट होती है, नॉलेज के बिना आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे अच्छे से, समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नॉलेज के साथ साथ आपका जजमेंट सिलेक्शन भी टेस्ट करता है वो, कि क्या इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत में अगर इसमें उलझ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, मोरल डाउन हो सकता है हमारा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम में जब आप अपीयर होते हो तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बना के जाओ पहले से,
कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। हाँ भाई, प्रैक्टिस के दौरान मुझे इस सब्जेक्ट में, मैथ में इस वाले टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं एग्जाम में कोशिश ये करूंगा अगर इसी से क्वेश्चन आता है, अगर जो मैंने पीवाईक्यू में प्रैक्टिस करी है उससे मिलता जुलता मिल गया तो ठीक है, वरना मैं उसको बाद में करूंगा। जो बच्चे एलएलबी में अपियर होते हैं, आपके एग्जाम में तो नहीं आता मैथ, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे क्वेश्चन दे दिए आपको जो इजीली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो और बेयर एक्ट में से, तो उनको शुरुआत में क्यों करना। आपका काम, ये मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं है कि भाई आपके मेरिट जाएगी 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 85 मार्क्स। एक फिक्स कर दिया गया है कि ये पासिंग मार्क्स से इतना आपको लाना है। तो चाहे आप इजी क्वेश्चन स्कोर करके लाओ, चाहे आप हार्ड क्वेश्चन स्कोर करके लाओ, चाहे आप मीडियम क्वेश्चन स्कोर करके लेके आओ, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है। और ये भी एक मैंने चीज देखी कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो बहुत से बच्चों ने मुझे अपनी आंसर शीट भेजी, उन्होंने किसी ने 80 क्वेश्चन किए, किसी ने 85, किसी ने 90, किसी ने 92। क्यों भैया, छोड़ के क्यों आ रहे हो आप? जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं एग्जाम में, तो अटेम्प्ट करके आओ ना पूरा का पूरा। ये भी बताओ, मतलब इसमें क्या शाबाशी मिलेगी आपको कि भाई आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसी में एग्जाम निकल गया। रह गया इस वजह से बहुत से बच्चों का एक एक दो दो नंबर से। अगर वो 20 क्वेश्चन तुक्के मारते, गैस वर्क मारते, चलो उनको नहीं आया इसीलिए उन्होंने छोड़ा, तो एक दो दो तीन तो ठीक होने के चांसेस थे ना यार, इतनी भी तो बेकार आपकी गैस पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये छोटी छोटी बातें, और इन छोटी छोटी बातों से देखो आपका पूरा का पूरा एक साल माइंड पे बर्डन रहा। फिर से आप अपियर हो रहे हो, फिर से फीस दे रहे हो, कुछ बच्चों ने फिर से कोचिंग ली है, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसीलिए ये वीडियो आई थिंक आप सबको बहुत हेल्प करेगा। जो भी बच्चे मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं क्लासरूम कोचिंग के थ्रू, उन बच्चों को यूट्यूब पे जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में इंडेक्स 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 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को क्लियर कराने में। ठीक है। इंडेक्स को कैसे स्मार्टली यूज करना है वही हम सीखेंगे। एम एंड ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ हर एक बेयर एक्ट में होता है, उसको पढ़ो आप, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपको पता नहीं होता बेयर एक्ट में ये कहां लिखा है। थीम आपको पता चलती है बेयर एक्ट की, क्या उस बेयर एक्ट की थीम है। ठीक है। तो ये हम आपके आज 5 मेजर टॉपिक हैं जो आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो पीछे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द डिमांड ऑफ द एग्जाम। उससे पहले मैं आपको पूरा प्योर व्हाइट स्क्रीन पे चल लेते हैं हम। ब्लैक स्क्रीन हो गई है तो व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं। हम्म देखो, डिमांड ऑफ द एग्जाम की हम बात करें, बिल्कुल मैं वैसे ही करवा रहा हूं जैसे क्लास में सिखाया जाता है। इस एग्जाम में अगर आपने ये चीज देखी होगी, एग्जामिनर आपकी नॉलेज को थोड़ा सा कम टेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। अगर उसको आपकी नॉलेज ही चेक करनी होती है एग्जामिनर को, तो वो आपको बियर एक्ट ही बोलता कि नहीं लेके आने भैया, कोई भी बियर एक्ट अलाउड ही नहीं है एग्जाम में। तो सोचो, फिर इस एग्जाम में 45 मार्क्स लाने, 40 मार्क्स लाने भी बहुत सिरदर्दी हो सकती थी। अभी आप देखो, अभी भी 52% बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर ये क्राइटेरिया रख दे कि बियर एक्ट भी अलाउड नहीं है, तो सोचो कितने फेलियर रेट बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन वो आपको बोल रहा है कि भैया सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, दैट इज योर सिलेबस, एंड इस सिलेबस यू हैव 19 सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स वी कैन से, उनके रिगार्डिंग आप कोई भी बेरेक्ट्स आप लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप बस नोट्स नहीं लेके जा सकते, कोई बुक नहीं लेके जा सकते, कोई गाइड नहीं लेके जा सकते, कोई कमेंट्री वाला बियर एक्ट नहीं लेके जा सकते। लेकिन प्लेन बियर एक्ट जो है आपका, बियर एक्ट मीन्स बेयर एक्ट, प्लेन बियर एक्ट, दैट इज फ्रॉम योर इंडिया कोड वेबसाइट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वरना कोई भी विदाउट कमेंट्री का बियर एक्ट आप परचेज कर सकते हो, मार्केट में काफी पब्लिकेशन देती है। अब आप सोचो, अगर वो आपको बियर एक्ट अलाउ कर रहा है तो कोई रीजन भी तो होगा। रीजन क्या है? आप इस एग्जाम में अपीयर क्यों हो रहे हो? अगर हम देखें, सबका डिफरेंट डिफरेंट, कुछ लोगों का अलग भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी में अगर हम देखें, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का हम देखें तो उनका कहीं ना कहीं ओल्ड स्कूल एडवोकेसी में उन्हें प्रैक्टिस करनी है, वकालत करनी है। और ये एग्जाम है ऑल इंडिया बार एग्जाम, क्योंकि जो आपका स्टेट बार काउंसिल है उसने आपको 2 इयर्स के लिए एनरोलमेंट प्रैक्टिस करने का राइट दे दिया है विद इन योर स्टेट। अपने राज्य में आप प्रैक्टिस कर सकते हो 2 साल के लिए।
अब आपको अगर अपने स्टेट से बाहर जाके प्रैक्टिस करना है, ऑल इंडिया लाइसेंस आपको चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए, देन यू हैव टू अपीयर इन दिस एग्जाम एंड इफ यू पास दी पासिंग मार्क्स और क्वालिफाइंग दी पासिंग मार्क्स, then you are eligible for the COP, certificate of the practice, and that is we can say your all India license. इस चीज के लिए सब बच्चे अपियर हो रहे हैं इस एग्जाम में, और होना ही पड़ेगा, मैंडेटरी एक प्रकार से, ठीक है। हालांकि फीस ज्यादा है, 3500 2500, वो अलग मुद्दा है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन मोटो आप सबका यही है कि जो वो आपकी टेम्परेरी मेंबरशिप है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए, और आप अपने स्टेट से भी अपना डोमेन रीजन बढ़ा के बाहर भी प्रैक्टिस कर सको। मोस्टली यही रीजन होता है, ठीक है। तो अब एग्जामिनर को पता है कि भाई अगर आप इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, सब बच्चों को आगे चल के कहीं ना कहीं कोर्ट में अपीयर होना है, कोर्ट में अपीयर होना है, आपको कोर्ट में अपीयर होना है एज एन एडवोकेट। अगर आप सिलेबस देखोगे तो ये सिलेबस कहीं ना कहीं आपने मोर और लेस 80% 85% आपने एलएलबी में पढ़ा हुआ है। फिर वो आपसे क्यों टेस्टिंग कर रहा है? अगर आपने एलएलबी एग्जाम को पास कर दिया है, सारे के सारे मान लो 3 ईयर एलएलबी किया है तो 6 सेमेस्टर, 5 ईयर एलएलबी किया है तो 10 सेमेस्टर आपने दिए हैं अपने जीवन के, 5 साल 3 साल दिए हैं ग्रेजुएशन के बाद या +2 के बाद 5 साल दिए हैं, फिर से वो क्यों चेक कर रहा है? पेपर का लेवल भी इतना हार्ड नहीं, लेकिन फिर से एक अलग पैटर्न में आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। अलग पैटर्न वर्ड मैंने यूज किया है, कंसेप्ट सेम है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, आईपीसी में ये वाला सेक्शन किसके रिगार्डिंग है, लेकिन वो अलग पैटर्न में आपसे नॉलेज चेक करना चाह रहा है। देखो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अभी आप फील लो, मैं एक थोड़ा सा एक डेमो पिक बना रहा हूं, ठीक है। सपोज ये आपका एक कोर्ट रूम है, ठीक है, दिस इज योर कोर्ट रूम। आप लगभग मोस्टली सभी बच्चों ने इंटर्नशिप वगैरह तो करी होगी, तो कभी कोर्ट रूम में तो अपीयर हुए होगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपके जज साहब मान लो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मान लो, मजिस्ट्रेट मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे आपके सिटिंग है, उनकी टेबल है यहाँ पे, और कुछ ऐसा सा पोडियम होता है, ठीक है, जहाँ पे आप प्लेंटिव साइड से लॉयर, डिफेंडेंट साइड से लॉयर, या पेटिशनर साइड, या फिर आप रेस्पोंडेंट साइड से मान लो, जो भी है, ऐसे वहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आके अपनी केस फाइल खोलते हो एंड बातचीत करते हो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एडवोकेट? एक वकील का मेन फंक्शन क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक वकील का मेन फंक्शन यही है, टू असिस्ट द कोर्ट। इसका मतलब क्या है भाई? जो कोर्ट की कार्रवाई है उसमें आपको जज साहब की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, मैजिस्ट्रेट की, जस्टिस की हेल्प करनी होती है, उनको थोड़ा सा मैटर समझाने के लिए, क्योंकि आपका तो एक मैटर है, इनको दिन में पता नहीं कितने मैटर देखने हैं, 70 50 60 20 30 जो भी लिस्टेड करे गए हैं कोज लिस्ट में। तो आप इनको असिस्ट करते हो कहीं ना कहीं। अगर आप अपने मूट कोर्ट में अपीयर हुए हो कॉलेज टाइम में, तो आपने ये चीज फील करी होगी कि आपका मेन काम ये है कि आपसे जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ये जज साहब, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, आपको उसका एक सही रिप्लाई करना होता है। ये नहीं ये कुछ पूछ रहे हो और आप कुछ रिप्लाई कर रहे हो, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा फिर तो। उनको जो पूछना है आप उसको ध्यान से समझो और उसका आंसर करो, ठीक है, क्योंकि यही आपको वकालत में करना है। आप जब अपीयर हुए अपनी केस फाइल लेके, तो आपने उसमें जो लिखा आप रीड कर रहे हो, मान लो उनके पास भी सेम कॉपी है, वो भी उसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो कि उन्हें कोई चीज नहीं मिल पा रही है, थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि आप जहां से रीड कर रहे हो वो एक्चुअल में कौन से पेज नंबर पे है, कंफ्यूज हो गए, तो वो आपसे पूछेंगे, वकील साहब कहां से रीड कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी बताओ। अब यहां पे आपका रोल शुरू हो जाता है, बहुत ध्यान से समझना। जो आपकी केस फाइल होती है, अगर आपने केस फाइल देखी होगी, अपने सीनियर के अंडर इंटर्नशिप करी है, तो उसमें होता है टेबल ऑफ द कंटेंट्स, सारा पता होता है, पार्टीज के रिगार्डिंग, एनेक्शर के रिगार्डिंग, फैक्ट्स के रिगार्डिंग, इशू के रिगार्डिंग, एविडेंस के रिगार्डिंग, हर एक हेडिंग बनी होती है, उसके सामने एक पेज नंबर लिखा रहता है सबके सामने कि वो चीज कहाँ अवेलेबल है फाइल के अंदर। सपोज यू आर रीडिंग ए पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द एनेक्शर पी, तो आप उनको ऐसे एड्रेस करोगे, माय लॉर्ड काइंडली ओपन द
पैराग्राफ 2 ऑफ अनेक्शर पी, आई एम रीडिंग द लाइन नंबर दिस। इसीलिए आपने देखा होगा जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ नंबरिंग भी करते हैं, ताकि उस पेज में भी आए तो हम एक परफेक्ट एड्रेस बता पाए, एक परफेक्ट सैल्यूटेशन दे पाए। कोर्ट में ये थोड़ी ना बोलोगे सर पेज नंबर दिस, ये वाली लाइन, लाइन ऊपर से तीसरी चौथी, ऐसे नहीं बोलते। एक परफेक्ट सैल्यूटेशन होता है ये, ठीक है। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत आसानी तरीके से उस रेलेवेंट जगह पे, एड्रेस पे आने में हेल्प करता है। और यहां पे आपका रोल कहीं ना कहीं प्ले करता है सेम एग्जैक्टली अगर हम बात करें आपका इंडेक्स। अब एग्जामिनर इस एग्जाम के थ्रू आपसे यही सब प्रैक्टिस चेक करना चाह रहा है, क्योंकि कल को आपको कोर्ट में अपियर होना है, कल को आपको भी सेम ऐसी सिचुएशन में पोडियम में खड़ा होकर बात करना है जज साहब से, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप अटक गए, आपने कर दिया है कोर्ट का टाइम वेस्ट, एंड कोर्ट का टाइम इज दी वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस टाइम। आप उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्लाइंट का है वो भी बेसिक राइट वायलेट कर रहे हो स्पीडी ट्रायल का। आप बिना बात की बहस करोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो बता नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सबका टाइम खराब कर रहे हो। तो उसी चीज को चेक करने के लिए कि वेदर यू आर सुटेबल फॉर दिस प्रोफेशन और नॉट, आपका आईक्यू लेवल, आपका पेजेस का टर्न करने का तरीका, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब एग्जाम में है या नहीं। यू हैव ए 19 सब्जेक्ट्स, यू हैव आई थिंक 50 60 70 बीआरएक्स विद यू, इतने बीआरएक्स होंगे अगर आप लेके जाओगे तो क्या आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के ये जज कर पा रहे हो कि भाई इस टाइम मुझे कौन सा बीआर एक्ट ओपन करना है, कौन से बीआर एक्ट का सेक्शन नंबर ओपन करना है, इंडेक्स को कैसे पढ़ना है, कौन सा इंडेक्स का सेक्शन का पेज नंबर दे रखा है और उसकी हेल्प लेके तुरंत मुझे आके उसी पेज को खोलना और उसी लाइन को खोल के मेरा आंसर मिल जाएगा। कौन सा शेड्यूल मुझे खोलना है, कौन सा ऑर्डर मुझे खोलना है, कौन सा आर्टिकल मुझे खोलना है, ये सब क्या आप 3 घंटे में 100 क्वेश्चन में चेक कर लोगे? और ये तभी चेक कर पाओगे जब आपने इस तरीके से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी हो, वरना आप घूम जाओगे एग्जाम वाले दिन। सो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपका जो आपको एज ए एडवोकेट बन के जो रियल लाइफ में आपको कोर्ट में आपको जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं एज एन एडवोकेट, वही आपसे कहीं ना कहीं इस एग्जाम के थ्रू चेक कर रहा है वो। अब हम देखें, पूरा का पूरा सीन आपको समझ में आ गया जो मैंने कोर्ट रूम में आपको समझाया। अब देखो होगा क्या, कोर्ट रूम में आपके जज थे, अब जो एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन पूछ रहा है? फ्रॉम योर एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहां पे टेस्ट करना चाह रहा है थ्रू एआईबी एग्जाम, ठीक है। आपने उसने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो जो क्वेश्चन है आप उसको समझो और उसको पढ़ के आंसर करो, ठीक है। अब आपने अगर अपने एग्जाम में एक चीज और गौर करी हो, आपके एग्जाम में आते हैं 100 क्वेश्चंस, और आपके एग्जाम में अगर आप देखोगे बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, दी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4। टाइप 1 वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, यू कैन इजिली डू विद द हेल्प ऑफ पेयर एक्ट। सिंपल सा इंडेक्स को खोलना है या सिंपल सा जो सेक्शन नंबर बोल रहा है उसको खोलना है। मतलब अगर आपके पास इंडेक्स है, चाहे भले ही नॉलेज ना हो, भले ही मैं एक बहुत ही, जिस बच्चे ने एलएलबी भी नहीं करी है, बहुत ही नॉर्मल बच्चे को भी अगर मैं वो बीआर एक्ट दे दूं और वो क्वेश्चन बोलूं कि हाँ भाई इस बीआर एक्ट में ये वाला सेक्शन खोलना है, वो भी पढ़ के आंसर कर देगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम वो ले सकता है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन कर देगा वो। टाइप 2 क्वेश्चन भी आपके ऐसे क्वेश्चन है जो बीआर एक्ट्स में अवेलेबल है, लेकिन दीज आर दी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, नॉट इजी टू फाइंड। इनमें आपको टाइम लगेगा और यही आपके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और इसी से एग्जाम का लेवल बढ़ता है या घटता है। अगर इन क्वेश्चंस की संख्या, अगर इनका वेटेज एग्जामिनर ने ज्यादा रख दिया तो एग्जाम का लेवल बढ़ जाएगा, अगर इनका वेटेज कम है तो एग्जाम का लेवल घट जाएगा, ठीक है। टाइप 3 वो क्वेश्चंस है जिनका आंसर बीआर एक्ट में नहीं मिलेगा आपको। वो ऐसे क्वेश्चंस है जिनका आंसर या तो आपको याद करना पड़ेगा, या तो आपने पहले से नोट्स बनाए, या आपकी प्रीवियस नॉलेज है। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, मैक्सिम बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे पीआईएल हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया आपका, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, रिट पेटिशन हो गया आपके, ये आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी। और लास्ट में जो टाइप है आपका रॉन्ग क्वेश्चंस, आपको पता है एआईबी 18 में भी 7 से 8 क्वेश्चन गलत आए थे, और हर साल 4 5 6 क्वेश्चन गलत आपको दिखते हैं। इनमें आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है,
क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, ऑप्शन में कुछ लिखा है, या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, या कोई भी ऑप्शन आपको मैच ही नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन में से। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपका टाइम खराब करेंगे। अब हमारे एग्जाम में देख लेते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, या थोड़ा सा मीडियम हार्ड होगा, या आपने पहले से जो प्रीवियस नॉलेज है उसका होगा, या वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो कोर्ट में भी तो जज साहब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, वकील साहब ये वाली बात मुझे बता दीजिए। सपोज उन्होंने आपसे पार्टी का नाम पूछ लिया। अब पार्टी का नाम आप केस में अपियर हो रहे हो, तो उस चीज के लिए पेजेस टर्न थोड़ा ना करोगे, कितना बुरा इंपैक्ट जाएगा कोर्ट में, है। जज साहब क्या सोचेंगे, आप कोर्ट में अपियर हो गए और आपका केस प्रिपेयर नहीं है। बिल्कुल इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, पार्टी का नाम क्या है, जस्ट लाइक आपसे एग्जाम में पूछ लिया आर्टिकल 14 किसके रिगार्डिंग। अब इसके लिए आप बेयर एक्ट थोड़ा ना खोलोगे, क्या खोलोगे इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16, 18, 19 क्या है, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, जो बहुत ही बेसिक चीज है उसके लिए क्यों बेयर एक्ट खोलना, हालांकि मिल जाएगा आपको बेयर एक्ट में। तो कुछ क्वेश्चन आपसे जज साहब बहुत इजी पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे थोड़े से मॉडरेट और हार्ड लेवल के पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो आपकी केस फाइल में है भी नहीं, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से उनको आंसर करना है। अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा सा आपको पेजेस टर्न करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसीलिए बोलते हैं जितना अच्छे से आपने अपनी केस फाइल को रीड किया है, प्रिपेयर किया है, उतना ही आपका कोर्ट में कम टाइम वेस्ट होगा, उतना ही अच्छा इंप्रेशन जज साहब के सामने जाएगा कि भैया इस बंदे ने तो पूरी की पूरी फाइल अच्छे से रीड करी है, इसको केस के बारे में माइन्यूट डिटेल काफी डेप्थ में जाके इसने पढ़ा है केस। तो फिर दिक्कत कैसे आएगी सोचो आप, आपके कहीं ना कहीं फेवर में आएगा डिसीजन। तो क्यों ना हम हमारे एग्जाम में जो केस फाइल होती है उसे इंडेक्स ही बोलते हैं। जो आपका केस फाइल है ये आपका बेयर एक्ट है, और जो आपका केस फाइल का टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपका इंडेक्स है। कल को आपको ऐसे ही बताना है, टेबल ऑफ कंटेंट से देख के पेज नंबर दिस, टॉपिक नंबर दिस, लाइन नंबर दिस, पैराग्राफ नंबर दिस। तो क्यों ना हम अपने इंडेक्स को इतने अच्छे से स्टडी करके जाएं, क्यों ना हम अपने सारे के सारे बेयर एक्ट्स को साथ लेके जाएं, कि हमें एग्जाम में जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो भैया आप इजी पूछो चाहे मीडियम हार्ड पूछो, अगर ये दो टाइप की क्वेश्चन, बिकॉज टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन योर बेयर एक्ट, अगर आप हमसे पूछोगे तो हम बता देंगे देख के, इतना हमने प्रिपेयर कर लिया है। और आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपके 70 to 80% मिनिमम बता रहा हूं मैं, 70 to 80%, थोड़ा सा आप मान लो +3 -3 हो जाए, 67 68 हो जाए, या 80 to 83 भी हो सकता है, इतने क्वेश्चन आप बेयर एक्ट की हेल्प से कर सकते हो। यानी इन क्वेश्चंस के लिए आपको रट्टाफिकेशन या मेमोराइज करने की नीड नहीं है, बस आपने इंडेक्स अच्छे से पढ़ा हो, इंडेक्स के अंदर चैप्टर्स के नाम, पार्ट के नाम, सब पार्ट के नाम, हर एक चीजें अच्छे से पता हो आपको, सेक्शंस की हेडिंग के कीवर्ड्स आपको पता हो, आपके लिए फिर कुछ नहीं है ये 70 से 80 क्वेश्चन। यू कैन इजिली स्कोर 55 60 65 आउट ऑफ दीज 70 to 80 क्वेश्चन ओनली, और आपका पासिंग मार्क्स निकल गया है। केस लो मैक्सिम वालों को तो मैं छू भी नहीं रहा हूं, ठीक है। तो इस एग्जाम की डिमांड यही है कि भैया आपको आगे चल के एक वकील के लिए, देखो वकील का जो टेस्टिंग करी जाती है वो उसकी आईक्यू लेवल, उसकी कंटेंशन बिल्डिंग लेवल, इन सब में उसका आपका असेसमेंट करा जाता है कि वकील किन किन तरीकों से चीजों को एनालाइज करता है। आप अपना जो प्रीसियस माइंड है उसको रट्टाफिकेशन में मत उलझाइए, क्योंकि लॉ इतना वास्ट है, क्या क्या चीजें रटोगे आप, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो क्यों ना हम इतनी बार इंडेक्स पढ़ लें, क्यों ना इतनी बार हम लैंडमार्क केस लॉज को रीड कर लें, ऑटोमेटिक माइंड में फीड हो जाते हैं भैया, याद नहीं करते इन चीजों को। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने 1700 1800 क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस करें पीवाईक्यू, क्या हम उन सबको रट लेंगे, तो क्या हमारा, भैया रटना नहीं है, उन सब में जो मैंने पैटर्न सिखाया है, एनालिसिस करवाया है, कैसे मैंने क्वेश्चंस को ढूंढा है, उन सबको आपको सीखना है, उन ट्रिक्स को। उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप कर दोगे, ठीक है। तो अगर मैं क्रक्स बताऊं, अगर मैं पूरा का पूरा कंक्लूजन बताऊं, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, सिंपल सा, ये आपका कोर्ट रूम है, ये आपका एग्जाम हॉल है, ठीक है। कोर्ट रूम में आपके जज साहब, मजिस्ट्रेट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपका एग्जामिनर है, हु फ्रेम्ड द क्वेश्चंस, वो आपको टेस्ट करेगा।
कोर्ट रूम में आप कह सकते हो जो केस फाइल होती है वो आपकी लाइफ लाइन है, और यहाँ पे आपका बियर एक्ट लाइफ लाइन है। यहाँ पे हम बोले टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बनाया हो, पेज नंबर दिस, एनेक्शन नंबर दिस। आपने तो देखा होगा कि कई बार जो चिट्स वगैरह लगवाते हैं ग्रीन कलर, जो पैडी मार्क्स बोलते हैं ना, स्पीडी पैडी मार्क्स, तो जो कलर्स वाले जो लगाए जाते हैं कि भाई फटाफट जो पिंक कलर का है इसमें मैंने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, वो फाइल्स में आपने देखा होगा ना, जो पैड लगे रहते हैं पेजेस के पीछे पीछे, स्टिकी नोट्स जिनको बोलते हैं, स्टिकी नोट्स। तो वो इसीलिए होता था कि हमारा टाइम वहां खराब ना हो भाई, बहुत बेकार इंप्रेशन जाता है कि आपसे जब सामने कुछ पूछ लिया और आप नहीं बता पा रहे। ठीक है, सो केस फाइल आपकी कोर्ट रूम में इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन है, ऐसे ही आपके पास बियर एक्ट होना चाहिए। अगर उसने पूछ लिया तो आप बता पाओ उसको खोल के। ठीक है, यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे आपका इंडेक्स है। तो आप देख रहे हो कुछ ना कुछ मिरर इमेज ही है, जो कल को आपको यहां करना है वही आपको आज चेक कर रहे हैं इस एग्जाम के थ्रू। रट्टाफिकेशन नॉलेज वॉलेज आपकी बहुत कम चेक करता है इस एग्जाम में, बस आपके पास एक वकील को कानून को कैसे किस टाइम पे यूज करना है ये ज्यादा पता होना चाहिए, ना कि ये कि उसको पूरा का पूरा बियर एक्ट के सेक्शन रटे हुए हैं उसने। दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आप बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड हो जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनको बैठ के रटने की कोशिश ना करो। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा केस लॉज को पढ़ोगे, जितना ज्यादा जजमेंट्स को पढ़ोगे, आपके प्रोविजन, स्टैटिक प्रोविजन, प्रैक्टिकल प्रोविजन, कंटेंशन बिल्डिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल लैंग्वेज, वोकैब वगैरह पता नहीं क्या क्या इंप्रूव हो जाएगा। आपका निखार आ जाएगा केस लॉज अगर आपने पढ़ने शुरू कर दिए तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे एग्जाम कंडक्ट हो जाता है आपका, उसके बाद केस लॉज भी पढ़ने की आदत डालो। हालांकि इस एग्जाम में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ओनली 5 to 6 7 क्वेश्चन ही केस लॉ के आते हैं, इनमें से भी 2-3 आपको पीवाईक्यू से दिख जाएंगे, 40-50%। तो इस एग्जाम में केस लॉ की ज्यादा वेटेज नहीं है, कि वही मैंने बोला इस एग्जाम में आपको बेसिकली वही चेक करवाना चाह रहा है जो कल आपको कोर्ट में करना है। तो दिस इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, दिस इज द वी कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बियर एक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सा बियर एक्ट आपको लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि उनसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, अगर वो चाहता तो जो आपका सिलेबस है, जो 19 टॉपिक्स दे रखे हैं, उसमें लिख भी सकता था कि भाई फैमिली लॉ अगर ये टॉपिक है तो इसके अंदर ये वाले बियर एक्ट लेके जाने हैं। लेकिन उसने नहीं लिखे, क्योंकि भाई वो चाहता है कि आप एक वकील बनने जा रहे हो या बन गए हो और एनरोल करवा लिया आपने स्टेट बार काउंसिल में, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो इस सब्जेक्ट में, एटलीस्ट इतने तो मिनिमम अच्छे अच्छे बियर एक्ट्स हैं। एटलीस्ट आपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें तो आपको पता चला होगा कि कितने कितने बियर एक्ट से उसने क्वेश्चन पूछे हैं पीवाईक्यू में, और वो तो आपको लेके जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक बार भी क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बियर एक्ट फिर इंपॉर्टेंट हो गया कहीं ना कहीं। हाँ, हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स आपके, आप बोल सकते हो कि आपने एलएलबी में नहीं पढ़े तो अब तो क्या ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका टैक्सेशन आप बोल सकते हो, आपका आईपीआर बोल सकते हो, एनआईए वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लो बोल सकते हो, इंटरेस्ट नहीं होता है बच्चों को, कुछ एक दो आप छोड़ सकते हो, लेकिन भैया 90% के अराउंड तो आप लेके जाओ। 92, 92, 3%, 4% तो आपको बियर एक्ट लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, 2-3 कोई बियर एक्ट छोड़ सकते हो, 3-3, 2-2 क्वेश्चन जिनसे आ रहे हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा नहीं तो आप खरीद के भी क्या फायदा। थोड़े से कंपनी लो के, टैक्सेशन लो, आईटी एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसके बियर एक्ट थोड़े कॉस्टली आते हैं। ठीक है, तो वो मैंने अलग से वीडियोस में बताया हुआ है कि कौन से आपको लेके जाने चाहिए, कौन से नहीं। लेकिन ये आपकी एग्जाम की डिमांड है। अगर आप इसको समझ गए, अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करने लग गए, तो आपको प्रोफेशन में भी हेल्प मिलेगी, एग्जाम भी आपका नहीं छूटेगा, और आई थिंक फिर मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है डिमांड ऑफ द एग्जाम, आई थिंक हमने अच्छे से कवर कर लिया है कि किस लिए हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हमें टेक्निक्स चाहिए, क्या हमें वो टेक्निक्स काम आएंगे इन फ्यूचर, वो हमने सब अच्छे से डिस्कस कर लिया। टॉपिक नंबर 2 है आपका बियर एक्ट्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई बियर एक्ट्स लेके जाने हैं। एक्चुअल में कौन कौन से बियर एक्ट्स किस किस सब्जेक्ट के साथ आपको लेके जाने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर सिलेबस की बात करें तो इसके लिए खाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बियर एक्ट आप लेके जाइए। फटाफट मैं इसको
जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि इसमें आपको जस्ट बियर एक्ट्स के नाम देखने हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले सकते हैं। उसके बाद आईपीसी है आपका, आईपीसी के साथ इंडियन पिनल कोड जो आपका ओल्ड लॉ है जो कि रिपील हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस में प्लस करके दे रखा है, एंड करके दे रखा है, तो दोनों से क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि देखते हैं कि वो खाली ओल्ड से ही पूछ रहा है, डराने के लिए आपके सिलेबस में दे दिया है, या फिर खाली न्यू से आएगा, ओल्ड आपको बस ऐसे ही दे दिया ताकि आप ओल्ड के भी टच में रहो। वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा एग्जाम के अंदर जब पेपर आएगा। भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, टॉपिक नंबर 3 सीआरपीसी 1973 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आप लेके जाओ। उसके बाद है सीपीसी, सीपीसी लेके जाओ, साथ में लिमिटेशन एक्ट लेके जाओ। लिमिटेशन एक्ट से हालांकि कुछ टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन पहले पूछता था तो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। एविडेंस लॉ, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको आप साथ लेके जाइए। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन 1996, लीगल सर्विस अथॉरिटी से 1987, दोनों से क्वेश्चन आए हैं एआईबी 18 में भी, पीवाईक्यू में बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लेके जाओ इसको। ये हम खाली बियर एक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपको लेके जाने हैं। फैमिली लॉ में, फैमिली लॉ अपने आप में ही बहुत वास्ट है, और ये जो बियर एक्ट्स मैंने लिखे हैं इनसे भैया पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इनको आप लेके जाओ जो भी लिखे हैं। शुरुआत वाले तो एटलीस्ट लेके जाओ जो 7 8 5 7 लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बता दूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज, इससे आई बी 18 में छोटा सा कंसेप्ट आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है, ये आप तो एटलीस्ट लेके जाओ, लेकिन जो लिखे हैं वो भी सारे लेके जा सकते हो। पीआईएल के लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा सा आप थ्योरी पढ़ना होता है, इसके अंदर कोई बियर एक्ट नहीं होता, या फिर आप मेरा जो क्लासरूम नोट्स का कंपाइलेशन है, जो सब्जेक्ट्स मैटर दे रखे हैं कि किन में यू कैन फाइल दी पीआईएल और किन सब्जेक्ट्स मैटर्स में यू कैन नॉट फाइल दी पीआईएल, तो वो क्लासरूम कंपाइलेशन है। आप चाहो तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9350145947, वहां पे एक कैटलॉग मिल जाएगा आपको, वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट आप साथ में लेके जा सकते हो, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आया। देखो कुछ बियर एक्ट्स ऐसे मैंने फ्रेम्ड कर दिए हैं जो आपके सब्जेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं आया, बिकॉज आपको पता होगा एआईबी 18 में एक सरप्राइज मोमेंट मिला था जो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए कुछ बियर एक्ट्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के साथ पढ़ाए जाते हैं, हालांकि उससे अब तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन स्टिल यू हैव टू कैरी दोज बियर एक्ट विद यू इन योर एग्जाम डे, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, कमीशन ऑन इंक्वायरी एक्ट 1952, इनसे क्वेश्चन आया है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट से, कंसेप्ट से, ओम्बुड्समैन से क्वेश्चन आया है, आप इनको लेके जाइए, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो एडवोकेट एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। बीसीआई के रूल्स आप जरूर लेके जाइए, इसके अंदर मैं बोलूं तो पार्ट 6 चैप्टर 1 एंड 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से अब तक क्वेश्चन आया और किसी बीसीआई रूल्स के से क्वेश्चन नहीं आया, तो एटलीस्ट इनको तो आप जीरोक्स लेके जाइए। लैंडमार्क केसेस है मिसकंडक्ट के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं जैसे, तो एक क्वेश्चन आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट केसेस के रिगार्डिंग आ सकता है। हालांकि लास्ट के एआईबीज में से देखें हम तो 4 to 5 एआईबीज में देखें तो अब ये लैंडमार्क केसेस ऑफ मिसकंडक्ट कम पूछता है, पहले बहुत पूछता था, ठीक है। कंपनी लॉ में एक ही बियर एक्ट सफिशिएंट है, हालांकि कंपनी लॉ से जो एआईबी 18 में क्वेश्चन आया था वो एमसीए की वेबसाइट से तक क्वेश्चन उठा लिया था उसने, तो काफी डीप क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन आते हैं, इतना बियर एक्ट आप लेके जाइए, इंपॉर्टेंट फिर भी मैं बता देता हूं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एनजीटी, वाटर, एयर, इंडियन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक लाइबिलिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये लेके जाइए। अब 2 ही तो बचे, वो भी लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, लेकिन बाकी सब तो लेके जाना ही है। आईटी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर लॉ के लिए आईटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता दूं अभी आपका एआईबी 18 के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बियर एक्ट है जो इसके रिगार्डिंग डिस्कस आ रहा है हाईलाइट में, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, इसको भी आप लेके जा सकते हो। एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेराई, क्योंकि टेराई ही है अब जो आपके साइबर के रिलेटेड मैटर्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल डील करता है, ठीक है। तो टेराई एक्ट भी आप लेके जा सकते हो, हालांकि इनसे क्वेश्चन अब तक नहीं आया, इससे तो आएगा ही नहीं क्योंकि अभी इसको रिन्यू किया, लेकिन आईटी एक्ट जरूर आप लेके जाइए।
लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो मैं आपको बता रहा था, सरप्राइज मूवमेंट, आज तक AIB 17 तक हम बात करें, टिल AIB 17 तक, आज तक उसने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा। और मजे की बात देखो, AIB 18 में भाई साहब ने 4 क्वेश्चन आते हैं इसके आपके टोटल, 2 क्वेश्चन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से पूछ लिए कर लो आप क्या करोगे, ठीक है। इसीलिए जो सब्जेक्ट्स के अंदर जो मेन मेन बियर एक्ट्स हैं उनको आप लेके जाइए। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भैया सब्जेक्ट की खास बात यही है कि इसके अंदर बियर एक्ट्स बहुत है, और हर बियर एक्ट से लेटेस्ट एग्जाम में भी, जैसे आप देखोगे इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ है आपका, ये वाला, इससे क्वेश्चन आया AIB 17 में। स्टेट इंश्योरेंस से क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। कोड ऑन वेजेस 2019 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, 4 बियर एक्ट्स को रिपील कर दिया है इस खाली सिंगल बियर एक्ट ने। इसको आप लेके जाओ। फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन आया AIB 18 में, लेके जाओ, इससे क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में 14-15 के अराउंड। सारे लेके जा सकते हो शुरुआत के, आखिरी के आप चाहो तो ये 3 छोड़ सकते हो, लेकिन यहां तक तो लेके जाने ही जाने हैं। और आप 3 क्यों छोड़ना, वो भी लेके चले जाओ। लॉ ऑफ ए टॉर्ट, मोटर व्हीकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ऑफ ए टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स देखो अनकोडिफाइड चीज है आपकी, लेकिन इसके अंदर जो मोटर व्हीकल है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, उसके लिए आपके लॉ है ये बेयर एक्ट आप लेके जाइए। टैक्सेशन लॉ के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 2 ही बेयर एक्ट सफिशिएंट है, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ये आप लेके जाइए। इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही बल्कि है, फिर से बोल रहा हूं, इस रेंज में आपका फॉल करता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अलग से परचेज मत करना। हालांकि इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, या 2 इससे आ जाएंगे, 2 इससे आ जाएंगे, 3 इससे आ जाएगा, 1 इससे आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं परचेज किया है तो खाली आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हो, खाली इंडेक्स का जीरोक्स करवा लो। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, उसका पूरे का जीरोक्स करवा लो। और जितने भी PYQ में सेक्शंस डिस्कस करे गए हैं मेरे वीडियोस में देख लेना, उन सभी सेक्शंस का जीरोक्स करवा लो। आपका आराम से 40-50 रुपीज में काम हो जाएगा। इतने रुपीज को आपको इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, अगर आपका टैक्सेशन लॉ में इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है। लॉ ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, NIA, ये आपके बेसिकली इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक में 4 सब्जेक्ट्स डिस्कस करे जाते हैं मेनली, जो हेडिंग में लिखा है। पर सब्जेक्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये आपका मेन 1 सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर, नेगोशिएबल, हालांकि इससे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसको इसी डोमेन में पढ़ाया जाता है। सेल ऑफ गुड से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो लेके जा सकते हो, ये सारे के सारे सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया बस, लेकिन डोमेन में पढ़ाया जाता है। लैंड एक्विजिशन लॉ, ये 2 बेयर एक्ट हैं, ये आपका लेटेस्ट बेयर एक्ट है, हालांकि ये रिपील्ड हो गया है, इससे अब क्वेश्चन नहीं पूछता है जब से ये नया आया है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, भैया इसके अंदर 7 लॉ हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ये वाला अभी जैसे पता है मोदी जी आपको नोएडा में हमने एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना रहे हैं इंडिया को, तो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि हम देखें इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आया अब तक, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है अगर हम करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखें, तो मैं तो बोलूँगा आप साथ के साथ लेके जाइए। हालांकि इससे केवल ओनली 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, अगर आपके पास ये सारे बियर एक्ट्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, देयर इज ए वेबसाइट कॉल्ड एज इंडिया कोड वेबसाइट, ठीक है। गूगल करो इंडिया कोड वेबसाइट, सबको पता भी होगा। वहाँ पे होम बटन पे जाओ, जो आपको बियर एक्ट चाहिए उसका नाम लिखो, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट ले लो, उसको आप एग्जाम में लेके जा सकते हो। जेरॉक्स कॉपी आर ऑल्सो अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी बच्चे को ई बुक चाहिए, इसकी ई बुक गूगल ड्राइव, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज जितने बियर एक्ट्स आपने देखे उन सबको अरेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस, फैमिली लॉ, हर एक सब्जेक्ट, फैमिली लॉ, आपका लेबर एंड इंडस्ट्रियल, जो भी आपने सब्जेक्ट अभी देखे, जितने भी एक एक बियर एक्ट देखे, उन सबको मैंने सीक्वेंसली सब्जेक्ट वाइज गूगल ई बुक गूगल ड्राइव पे मैंने बना के उसको ई बुक के नाम से सेव कर रखा है। बहुत काफ़ी बच्चों ने उसका असेसमेंट ले लिया है,
तो आप मेरा 9350145947 से आप इसका एसएस ले सकते हो, 499 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना बस ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर कीजिए, आप प्राइस पे कीजिए, आपको एसएस मिल जाएगा और फटाफट आप अपने सारे बीएरएक्स एक ही जगह पे ले सकते हो और आप फटाफट इंडेक्स भी रीडिंग कर सकते हो और आप इनका फटाफट से प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें, जो हमने देखा था, डिस्कस करा था कि भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने देखा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उसी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमें बाद में हेल्प करेगा हाउ टू अटेम्प्ट ए पेपर। सो टाइप 1 क्वेश्चन की हम बात करें तो ये वाले क्वेश्चन आप देखोगे इजी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन क्वेश्चंस का वेटेज अगर आप देखोगे मोर और लेस इसी के अराउंड फॉल करता है। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाना है तो इनको कम कर देगा, 36, 37 कर देगा, 50 से 45 हो जाएंगे ये। ठीक है, लेकिन इसी रेंज में फॉल करता है जो क्वेश्चन काफ़ी इजी टू फाइंड होते हैं या फिर बहुत इजी होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बीएरएक्ट में मिलेंगे। इन क्वेश्चंस कैसे आपको दिखेंगे, कैसे पहचान आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस की? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन या आर्टिकल टॉक्स अबाउट, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग और नीचे दे दिया सेक्शन नंबर 21, सेक्शन 23, सेक्शन 27, सेक्शन 26, सेक्शन 27। आपको पता है ये वाला बियर एक्ट का नाम लिखा है, या आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया ये वाला बियर एक्ट ओपन करना है, आप फटाफट इंडेक्स को खोलो और जो सेक्शन उसके बारे में बता रहा है उससे कर लो, या फिर अगर उसने डिटेल में पूछ लिया है तो इन रेलेवेंट सेक्शंस को जो इनके सामने इंडेक्स पे पेज नंबर लिखा है वहां पे जाके ओपन कर लो। ठीक है, और डिटेल में पढ़ के रीड करके आंसर कर दो। बस इसमें एक ही कंडीशन है, आपके पास बीएरएक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भैया इजी होते हैं, आपको इधर उधर थोड़ा ना भागना है। 4 ही सेक्शन दिए हैं, इन चारों सेक्शन में से ही आपके एक सेक्शन में आंसर छुपा हुआ है, या 4 आर्टिकल दे दिए। और इसका एक और इजी वर्जन क्या होता है, सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट ABCD। अब आपको यहाँ पे 4 सेक्शन नहीं, केवल एक सेक्शन में ही जाना है जो बीएरएक्ट है, वहां जाओ, सेक्शन नंबर 21 खोलो, आंसर आपके हाथ में है। ये भी इजी है। अब इस क्वेश्चन के लिए इधर उधर थोड़ा ना भागना है आपको। ठीक है, और डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लोज ये कहीं आप लिख लो, जितने भी बियर एक्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन या तो सेक्शन 2 में या 3 में मिलती है, आपको जरूर पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि अगर आप इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स में सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के आगे क्या लिखा मिलेगा, या तो आपको लिखा मिलेगा डेफिनेशन या लिखा मिलेगा इंटरप्रिटेशन क्लोज। जब तक आप इनका मेन सेक्शन पे नहीं आओगे, ओपन नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या मेरे सब्जेक्ट में, मेरे बियर एक्ट में इसकी भी डेफिनेशन दे रखी है। सपोज मोटर व्हीकल एक्ट में एक क्वेश्चन है स्टेज कैरियर्स, ये एक प्रकार का व्हीकल होता है और आपको पता ही नहीं कि ये मेरे बियर एक्ट में डेफिनेशन है, क्योंकि सेक्शन 2 में मिलेगी आपको। आपका अब जो न्यू लॉज बनाए गए हैं BNSS एंड BSA, उनकी भी यही खूबसूरती हो गई है, या फिर आप हार्ड भी बोल सकते हो। अब इनका भी सेक्शन 2 बना दिया डेफिनेशन, जो पहले इंडेक्स से आपको दिखती थी डेफिनेशंस, वो अब नहीं दिखेंगी। तो काइंडली रीड द डेफिनेशन सेक्शन ऑफ ईच बियर एक्ट बिफोर द एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन इनसे आते हैं, काफी क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप इंडेक्स में ज़्यादा चेक नहीं कर पाओगे जब तक आप मेन सेक्शन पे आके चेक नहीं करोगे। इनको पता करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, कई बार डबल ब्रैकेट में, सिंगल ब्रैकेट में, या फिर मीन्स का मतलब, डिफाइन का मतलब, इंक्लूड का मतलब, ये सब कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया मुझे डेफिनेशन सेक्शन में ढूंढो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे, सिंपल सा आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ, ये हम देखेंगे जब हाउ टू रीड हम डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ हमारे आज के लेक्चर का, हाउ टू रीड इंडेक्स एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ। एम एंड ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ हमेशा जैसे ही आपका इंडेक्स खत्म हुआ है, सेक्शन 1 के जस्ट ऊपर बियर एक्ट जैसे शुरू होता है, प्रिलिमिनरी चैप्टर के जस्ट ऊपर लिखा रहता है कि हमारा पर्पज क्या है इस बियर एक्ट को बनाने का, इस बियर एक्ट की थीम क्या है। साइबर लॉ में आपको पता हो कि 3 से 4 क्वेश्चन खाली एम एंड ऑब्जेक्टिव से आए, लैंड एक्विजिशन से आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव से आया, इन्वायरमेंटल लॉ में कुछ बियर एक्ट से एम एंड ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आया है। तो क्यों नहीं पढ़ते हम एम एंड ऑब्जेक्टिव? पढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां, आपसे पूछ लेगा
कि भैया इस बियर एक्ट की एनफोर्समेंट डेट बताओ, एनेक्टमेंट डेट बताओ। जैसे 1 जुलाई 2024 आपका न्यू क्रिमिनल लॉज की एनफोर्समेंट डेट है, एनेक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023। तो ऐसे अलग अलग बियर एक्ट्स की पूछेगा, और ये भी आपको देखोगे सेक्शन 1 के या तो राइट साइड यहां मिल जाएगा, और एनफोर्समेंट डेट सेक्शन 1 के अंदर मिल जाती है आपको लिखी हुई, केम इनटू फोर्स ऑन। तो इजी क्वेश्चन है यार ये, वेयर एक्ट है आपके पास तो आप ढूंढ सकते हो। या फिर अमेंडमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई अमेंडमेंट ईयर क्या है, या कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इसमें संशोधन किया गया है, ऐड किया गया है, ओमिट किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये वर्ड यूज करेगा तो सिंपल सा उस सेक्शन में जाओ, और जो स्टार बना रखा है, जो ओमिटेड के रिगार्डिंग बना रखा है, उसको फुट नोट, फुट नंबर में चेक कर लो। सिंपल सा है, वेयर एक्ट होना चाहिए इसके लिए भी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछता है 7th शेड्यूल से क्वेश्चन, 10th शेड्यूल से क्वेश्चन, वी हैव अ 12th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। सीपीसी में पूछता है ऑर्डर नंबर 21, ऑर्डर नंबर 22, 3, 4, 28, उसको खोल लेना है, आंसर मिल जाएगा, वहां जाके देख लो। इन क्वेश्चंस को करना काफी इजी है, एंड मोस्टली क्वेश्चन आपके जो पीवाईक्यू से इंस्पिरेशन आप कह सकते हो वहां से मिलेंगे। लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इजी टू स्कोर है। अगर आपने इनको कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका जो पासिंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया है 45 पर 40 वो फुलफिल हो ही जाएगा, या फिर बहुत करीब हो गए उसके आप। और इन क्वेश्चंस में भाई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, नो मिस्टेक। बहुत ही ध्यान से, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करने हैं, पूरी एकाग्रता के साथ। ठीक है। टाइप 2 की हम बात करें, टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का लेवल या तो मीडियम भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। अब ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो ये मीडियम वाले क्वेश्चन आपके इजी बन जाएंगे, और ये हार्ड वाले क्वेश्चन आपके मीडियम बन जाएंगे। ठीक है भाई, देखो कभी आपने सोचा है कोई चीज किसी के लिए इजी, किसी के लिए मीडियम, किसी के लिए हार्ड कब होती है? कि जो उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो वो चीज़ आपके लिए मीडियम वाली चीज़ हार्ड बन जाती है, हार्ड वाली चीज़ वेरी हार्ड बन जाती है, और जो चीज़ मीडियम होनी चाहिए वो हार्ड बन जाएगी, या जो चीज़ इजी होनी चाहिए वो मीडियम बन जाएगी। लेकिन अगर आपने जो उसकी डिमांड है, जितनी उसकी मेहनत चाहिए, या फिर आपको जितनी मेहनत चाहिए वो आपने कर दी है, तो ईजी वाली चीज़ वेरी इजी बन जाएगी, मीडियम वाली चीज़ इजी बन जाएगी, हार्ड वाली चीज़ मीडियम बन जाएगी। और यही तो जीवन है। जितना आप अपने आप को किसी चीज़ में झोंक दोगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको हर दिन कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। लिख लो आप कहीं पे ये चीज़, बड़ा बड़ा कहीं लिखना चाहो अपने टेबल के आसपास। चीज़ों को बस टाइम चाहिए, आप जिसको टाइम दोगे वो आपका हो जाएगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी तो ऐसा है, अगर आपने उसको टाइम देना कम कर दिया तो वो छोड़ के चला जाएगा आपको, और कहीं उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसका दिल ही नहीं लग रहा आपके साथ। चीज़ों को टाइम दोगे, चीज़ों को समझोगे, चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दोगे, एक दूसरे को समझोगे तो वो आपको टाइम देगा। ऐसे ही है, बुक्स को समझो, टॉपिक्स को समझो, टॉपिक्स को समय दो, उनको इन्वेस्ट करो, तो ये आपके हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना, मैं बोलता हूँ सबसे आसान चीज़ है। ठीक है। सर्दी में खेतों में पानी देना, पत्थर तोड़ना, मजदूरी करना, चलती धूप में, मई में दिल्ली जैसे एनसीआर शहर में मजदूरी करना धूप में, वो देखो कठिन काम है। पढ़ाई तो आज के टाइम में सबसे इजी काम मानता हूं मैं। अगर आपके कमरे में पंखा भी नहीं है, फैन भी नहीं है, और गर्मी का टाइम है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी आप अपने आप को खुशकिस्मत मानो कि छत तो है कम से कम, और भगवान ने आपको पढ़ने का मौका दिया है। तो पढ़ाई एक बहुत ईजी काम है, इसको टाइम को वेस्ट आप मत करो, मैं बस इतना ही बोलूंगा। कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, दोनों चीज़ें सफिशिएंट होती हैं। ठीक है। सो जो टाइप 2 के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली जैसे हमने देखा कि सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर, ऑर्डर नंबर, डेफिनेशन वगैरह, एग्जैक्टली आपको एड्रेस नहीं मिलेगा कि भैया ये वाला सेक्शन खोलो, ये वाला आर्टिकल, ये वाला ऑर्डर खोलो। आपको खुद ही कीवर्ड देखना पड़ेगा क्वेश्चन में या फिर ऑप्शंस में। कई बार क्वेश्चन में कीवर्ड मिलेगा आपको, कई बार ऑप्शन में मिलेगा। जैसे इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन में ऑप्शन से करवाता हूं। ठीक है। आईपीसी में आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं, एविडेंस में आते हैं। ठीक है। तो वो हम अपने इंडेक्स से, ऑप्शंस की हेल्प से भी करते हैं।
ठीक है, तो यही आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और इन्हीं क्वेश्चन की हम ज़्यादा प्रैक्टिस क्लासरूम में करते हैं। अगर आपका एक बार डर खुल गया तो इन क्वेश्चन से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और एग्जाम में अगर आप देखोगे, फिलहाल नॉर्मल एवरेज मैंने वेटेज बताया, लेकिन EIB 18 में इन क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर इन क्वेश्चंस का अगर संख्या वेटेज ज़्यादा कर दिया एग्जामिनर ने, अराउंड 35 से 40-42 की डोमेन में ले गया, तो ये पेपर को हार्ड बना देगा भाई, क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर आपको पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा सेक्शन खोलना है, कौन सा एग्जैक्ट कीवर्ड है। और इस क्वेश्चंस को करने के लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए इंडेक्स 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 और इंडेक्स आपको एक दिन में पढ़ के नहीं याद होगा। जो उसके कीवर्ड्स है नहीं माइंड में फिट होंगे। याद तो मतलब कहना ये कह चाह रहा हूं कि 8 से 10 बार आपको इंडेक्स रीड करना है एक बियर एक्ट का, अगर आप बहुत वीक हो तो। तब जाके वो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? चैप्टर के नाम, पार्ट के नाम, सब पार्ट के नाम, सेक्शंस की जो हेडिंग है उसके कीवर्ड्स, ये हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड ए इंडेक्स। हालांकि मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हाउ टू रीड ए इंडेक्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, उससे भी काफी बच्चों ने एनालिसिस लिया होगा। लेकिन आज हम पूरा का पूरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कर रहे हैं, तो मैं इसी के अंदर फिर से बता दूंगा। कोई नहीं, 15-20 मिनट आधा घंटा फिर से लग जाएगा, लेकिन हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इंडेक्स में महारत हासिल करनी है, इंडेक्स को अपने हैबिट में बनाना है, तो भैया ये एक डेली प्रैक्टिस है। डेली प्रैक्टिस है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, उन कीवर्ड्स को फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, और मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप अभी अगर लास्ट में भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे इंडेक्स को स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे उसी डोमेन में। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है, कीवर्ड की हेल्प से हम करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या डायरेक्ट रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आपको कोई सेक्शन नंबर का आइडिया नहीं है, आर्टिकल नंबर का आइडिया नहीं है, शेड्यूल का आइडिया नहीं, ऑर्डर का आइडिया नहीं है, बियर एक्ट में से कहीं भी किसी लाइन में से उठा के कुछ पूछ लिया है, या कोई भी एक चैप्टर का कोई हेडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि बेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको एग्जैक्ट सेक्शन नंबर नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि CRPC में कौन सा चैप्टर मेरा बेल के रिगार्डिंग है, तो आपका आंसर वही मिलेगा 99.9%। तो इधर उधर क्यों घूमना, जजमेंट वाले ऑप्शंस में क्यों चेक करना। तो ये एक ट्रिक्स होती है जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएंगे। देखो सुनने में आसान लगेगा, अगर मैं आपको ये सिखा दूं हाउ टू ड्राइव ए कार, मैं पूरा बता दूंगा आपको थ्योरी, जैसे मैंने बना रखी है ABC, एक्सलरेशन, ब्रेक, क्लच। सपोज अपने पास मैनुअल गियर की कार है, आजकल तो ऑटोमेटिक भी आ रही है, कि कैसे गाड़ी में बैठना है। देन फिर आप की इंसर्ट कीजिए, गाड़ी के सबसे पहले टायर चेक करते हैं कौन सी डायरेक्शन में है, रिवॉल्व करके एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद सीट को थोड़ा लेवल चेक करो, ये मैं सब बता दूंगा आपको अच्छे से। लेकिन क्या आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि आप उस गाड़ी को रोड पे लेके निकल लोगे? डर बना रहेगा दिमाग में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई खुले मैदान में, ग्राउंड में, अपने किसी दोस्त के साथ या इंस्ट्रक्टर के साथ ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका डर नहीं खुलेगा। तो जब तक आप इन PYQ की सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर कोई एजुकेटर की हेल्प लेके, कोचिंग की हेल्प लेके, तब तक आपका डर बना रहेगा। और यही डर लेके एग्जाम में जाओगे तो आप कोलैप्स कर सकते हो, सिंपल सी बात है। मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करता हूँ, आपको अच्छी लगे तो बढ़िया, नहीं लगे तो भी बढ़िया, क्योंकि फैक्ट यही है भाई। अगर आप खुद से नहीं सीखोगे तो चाहे कोई कितना ही आपको सिखा दे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ही करनी है। बार बार करो कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, क्या मैं इंडेक्स से कीवर्ड नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्या मुझे इनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे बार बार इंडेक्स पढ़ना है, क्या मेरा दिमाग जिस टाइम क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या और किसी ख्यालों में खोया रहता है। ये सब आपको चेक करना है, हम तो चेक नहीं करेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपके जो इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस, आर्टिकल्स, ऑर्डर्स की मिल जाएंगे, कि क्वेश्चन एक ऐसा बना दिया है कि जब तक आप सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 18 नहीं पढ़ोगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर सकते। अब एग्जामिनर तो बोलेगा नहीं कि काइंडली रीड दिस सेक्शन 6, 9, 12, 18 ऑफ दिस बियर एक्ट। तो जब तक आपकी इन क्वेश्चंस में डीप नॉलेज नहीं है तब तक आप नहीं कर पाओगे। और ये मैं बोलता हूं ट्रैपिंग क्वेश्चंस।
जज साहब ने आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कोर्ट रूम में कि जज साहब को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कहाँ मिलेगा, ना आपको पता है। आप पेजेस टर्न करे जा रहे हो, कुछ टाइम के लिए कर सकते हो क्योंकि बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन आपको भी नहीं मिल रहा है, 5-10 मिनट से करे जा रहे हो, तो वो कितना बुरा इंपैक्ट जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का करने का एक ही तरीका है, आपकी जितने ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा से आपने डीप में बियर एक्ट पढ़ा है, मैं बियर एक्ट की बात कर रहा हूं अब यहाँ पे, इंडेक्स की तो कर ही रहा हूं लेकिन बियर एक्ट की भी कर रहा हूं, ये काफी अंदर जाके क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक है, तो ये है ट्रैपिंग क्वेश्चंस, इनमें उलझना नहीं है। आप चाहे कितना ही पढ़ के चले जाओ, आउट ऑफ दी 100 क्वेश्चन आपको 7, 8, 9, 6 इस रेंज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, दीज आर दी ट्रैपिंग क्वेश्चंस। इनमें आपका टाइम वेस्ट होगा, या तो ये क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है, टाइप 4 के क्वेश्चन है, या फिर करेक्टली फ्रेम्ड है लेकिन इनका आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आप इनका आंसर ढूंढ भी लोगे 25 मिनट में, 30 मिनट में, 15 मिनट में, तो भैया कौन सा आपने तीर मार लिया। 15 मिनट में आप 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर सकते थे नॉर्मल, यहाँ पे आपने केवल एक ही क्वेश्चन किया, मार्क्स आपको भी यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पे इस बच्चे को 7 से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। सो हमें भेदभाव क्यों करना। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुना देता हूं। ये है आपकी लायन स्टोरी, जंगल का राजा शेर। और बहुत ध्यान से सुनना है ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगी कि कैसे हमें हमारे सिलेबस को स्मार्टली कवर करना है, कैसे एग्जाम में हमें स्मार्ट मूव से प्ले करना है, एग्जामिनर के ट्रैप में हमें नहीं उलझना है। अगर आप थोड़ा बहुत डिस्कवरी वगैरह या नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हो तो शायद आपने भी कभी देखा होगा, जंगल का राजा शेर होता है ना, थोड़ा सा आपको पता होगा, चाहे आप पीआईबी की एक रिपोर्ट चेक कर लेना, लोयंस डे पे आई थी। लोयन इज वन ऑफ द मोस्ट लेजिएस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, बहुत ही आलसी जानवर होता है। इसको भैया बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा सोता है, स्लीपी काइंड एनिमल है। ठीक है, 15, 16, 17 घंटे सोता है मजे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाता है, और जो ये खाता है मोस्टली सारा नॉन वेज होता है। नॉन वेज को पचने में टाइम लगता है, थोड़ा सा बॉडी में लेजीनेस आती ही आती है। सपोज यहाँ पे कोई पेड़ है, आराम से वो छाया में बैठा है, दिस इज ओवर लोयन। थोड़ा बना देते हैं फील लेने के लिए। ठीक है, ये कुछ ऐसा ऐसा लोयन सा है आपका, और ये एक पॉन्ड है। ठीक है, रिवर, लोग यहाँ पे जो आपके जानवर हैं, ये आपका मान लो जिराफ है, ये आपका बफेलो है, ये आपका डियर है, मान लो ये सब पानी पीने आए हैं। ठीक है, इनको प्यास लगी है तो पानी पीने आए हैं, और शेर को लगी है भूख, तो शेर ऑब्जर्व करेगा इनको दूर से कि मैं आज किसको शिकार बनाऊं। ठीक है, और जब वो एक बार अटैक करता है, इसको बोलते हैं प्री अटैक, ये होता है उसका प्री अटैक। इस अटैक में उसका मोटिव क्या रहता है, इस अटैक में उसका मोटिव रहता है कि आई हैव टू चेक कि अमंग द एनिमल्स विच एनिमल और विच वी कैन से माई जो शिकार है वो थोड़ा वीक है, या तो वो एज्ड मिलेगा आपको इनमें से कोई, या वो बीमार मिलेगा, या आपको बच्चे मिलेंगे इनके, डियर का बच्चा, जिराफ का बच्चा, बफेलो का बच्चा, वो मिलेंगे आपको यहाँ पे। और बच्चे लोग इतने तेज भाग नहीं पाएंगे, जैसे हड़बड़ाहट होगी शेर अटैक करेगा, कुछ गिर जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, और शेर का यही मोटिव है कि अब उनको इतनी को टारगेट करना है, तो वो इतर तितर करने के लिए चेक करता है कि हाँ भाई इन सब में से वीक कौन सा है, तो प्री अटैक मारता है वो। यहां पे उसे पता है कि मैं बिल्कुल झपट्टा नहीं मारूंगा, थोड़ा सा वेट करके मारूंगा। ठीक है, पूरी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करता वो यहाँ पे। और जब उसे पता लग गया कि हाँ ये कुछ वीक है, फिर वो फाइनल अटैक मारता है अपना, और फिर वो उसकी निगाह केवल उसी पे रहती है जो वीक था, क्योंकि उसका यहाँ पे टास्क है अपनी भूख को शांत करना। अब चाहे वो किसी बड़े जानवर को खाए या छोटे जानवर को खाए, एक टाइम की तो भूख उसकी मिटी जाएगी, जो भी उसकी भूख है उसके अकॉर्डिंग उसको जो चेक करना है कि हाँ अभी मुझे जो भूख लग रही है, मेरी भूख
अगर मैं किसी बड़े वीक जानवर को, जो कि वृद्ध है, ओल्ड है, उसको खाऊंगा तो मिटेगी, या मैं किसी छोटे बच्चे को खा लूंगा तो मिट जाएगी, ये उसकी भूख पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो जो उसका टारगेट है, जो वीक है, उसकी टकटकी आंखें उसी पे निगाहें बनाए रखेंगी और वो उसी को कैच करेगा, खा जाएगा। तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, आपको भैया लाने हैं 45 मार्क्स या 40 मार्क्स एज पर योर कैटेगरी। तो आपका भी टारगेट यही होना चाहिए, जो इजी टारगेट है, जो इजी टू स्कोर है, पहले भैया उसको ले लो आप। क्योंकि इजी क्वेश्चन का भी एक नंबर है, मीडियम क्वेश्चन का भी एक नंबर है, और हार्ड क्वेश्चन का भी एक नंबर है। तो हम अपनी एनर्जी हार्ड क्वेश्चन में क्यों शुरुआत में इन्वेस्ट करें, कि हमें क्या पता, कई बार आपने देखा भी होगा, शेर अपने शिकार के पीछे बहुत लंबा लंबा भागता रहता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं पकड़ पाता, जल्दी थक भी जाता है, बहुत ही हैवी होता है शेर। या मान लो वो जानवर ऐसा है, थोड़ा लाइट है, वो पेड़ पे चढ़ गया, शेर चढ़ नहीं पा रहा, तो उसकी एनर्जी वेस्ट गई। तो क्यों हम अपनी एनर्जी को शुरुआत में वेस्ट करें, हम ऐसा इजी सॉफ्ट क्वेश्चन को क्यों ना चुने। क्योंकि हर क्वेश्चन का अगर सेम मार्क्स है, हार्ड क्वेश्चन करने से कोई आपको 2 या 3 नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो अगर इजी क्वेश्चन का भी सेम है, तो फिर हम इजी वाले को पहले अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज द स्मार्ट मूव फॉर एनी एग्जाम। एग्जाम में यही आपका डिसीजन मेन काम करता है, कि ऑन द स्पॉट आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा आसान पड़ेगा अभी मेरे लिए। और हर बच्चे के लिए ये जो डेफिनेशन है ये वेरी करेगी। किसी को कोई चीज़ आसान लगती है, जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वही क्वेश्चन टाइप आसान लगे। किसी के लिए ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मैथ में बहुत इजी होता है, किसी के लिए हार्ड होता है। किसी के लिए अर्थमेटिक इजी होता है, किसी के लिए अर्थमेटिक हार्ड होता है। टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, किसी को हार्ड लग सकता है, किसी को इजी लग सकता है। तो ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑलवेज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन फिर मीडियम, देन फिर हार्ड। डोंट स्टार्ट फ्रॉम योर हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट वी कैन से वेस्टेज ऑफ टाइम आपका हो सकता है अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाया तो। ठीक है, सो दीज आर दी टाइप 2 क्वेश्चन, एंड टाइप 3 क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चन द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन आर नॉट अवेलेबल इन योर बियर एक्ट। है ही नहीं। प्रीवियस नॉलेज आपकी काम आएगी, या जो भी आपने क्रैमिंग करी है, जो जो भी चीज़ें मेमोराइज करी हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज काम आएगी आपकी। जैसे लॉ ऑफ टोट्स है आपका सब्जेक्ट, मुस्लिम लॉ के तलाक है, डावर है, इद्दत विद्दत है, कितने टाइप की मैरिज होती हैं, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है, बीसीआई के रूल्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, डॉक्ट्रिन्स है, रूल्स हैं, डॉक्ट्रिन्स है, कन्वेंशन है, ट्रीटीज है, इन्वायरमेंटल लॉ में कोई ट्रेंडिंग करंट अफेयर की पॉलिसी है। हालांकि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 3-4 साल में कोई एक आधा पूछ भी ले जो बहुत ही ट्रेंडिंग है, तो एक आधा पूछ भी सकता है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट से कुछ पॉलिसी पूछ ली, कोई सुप्रीम कोर्ट की रूल्स या गाइडलाइंस के रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन है, इनका कोई सर पैर आपको जो लास्ट वाले टॉपिक्स बताए इनका मिलेगा नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट से जो आपको याद करने पड़ेंगे उनकी थ्योरी वगैरह। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, इन क्वेश्चंस का वेटेज इतना ही रहता है, 15, 20, 22, 23 मिल जाएंगे आपको। एंड इनमें से भी आप देखोगे 8, 10, 11, 12 क्वेश्चन आपको, 7-8 क्वेश्चन पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। ठीक है, 40%, 35, 42, 43% पीवाईक्यू से मिल जाएगा। मैक्सिमम स्टिल सेम रहेगी, जो AIB 5 में पूछी है AIB 19 में, उसका मतलब थोड़ा ना बदल जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कुछ तो क्वेश्चन आपको इजी दिखेंगे, कुछ मीडियम दिखेंगे, कुछ बिल्कुल नए भी हो सकते हैं। केस लॉ आपको पता है क्वेश्चन आता है, और केस लॉ के क्वेश्चन काफी रिपीटेड हो जाएंगे। तो जो पीवाईक्यू में टाइप 3 वाले क्वेश्चन है, उनको करने का एक तरीका ये, उनको आप याद कीजिए, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। उस नोटबुक में केवल इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को, इन्हीं टाइप की थ्योरी को लिखना है आपको। जब आप क्लास में कोचिंग लेते हो, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, या फिर जो भी मेरे पीवाईक्यू वीडियोज या सॉल्यूशन है उनको देख के जो क्वेश्चन इस टाइप के आपको दिख रहे हैं उनको आपको नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, उसको फिर बार बार पढ़ लेना, एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 घंटे पहले, एग्जाम से 1-2 दिन पहले। ठीक है, टाइप 4 वो वाले टाइप के क्वेश्चन है, या तो भाई फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन गलत है, या ऑप्शंस गलत है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, या एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिख पा रहा है आपको, या क्वेश्चन ही गलत है। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है। आपको अपना ट्रस्ट
योर सेल्फ ऑन योर नॉलेज। अगर आपको पता है जो मैंने सीखा है, जो मुझे सिखाया गया है, या जो मैं पढ़ पा रहा हूँ अभी अपनी आंखों से ऑन द स्पॉट, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर कुछ बैठ ही नहीं रहा है, तो आप कोई भी रैंडम ऑप्शन का आंसर टिक करके आ सकते हो जो आपको उस टाइम मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। उस टाइम छोड़ के वो भी नहीं आना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट उस टाइम जो लग रहा है वो आप मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। दिस इज अवर द फोर्थ टॉपिक ऑफ योर टूडेज सीरीज, हाउ टू अटेम्प्ट ए पेपर। और आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम आ ही रहा है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है तो बहुत ही ध्यान से समझिए। फिर से मैं वाइट स्क्रीन पे आ जाता हूँ। देखिए, इन योर एग्जाम हॉल उस टाइम आपका जो दिमाग का लेवल होगा, और उस टाइम जो स्ट्रेस लेवल भी आप कह सकते हो, या फिर क्या पता कुछ बच्चों को जैसे रात को नींद नहीं आ पाती है एग्ज़ाम से पहले, वो भी एक आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। इन सबको मैनेज करके आपको पेपर भी देना है, और ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ढूंढ के आप कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हम देख लेते हैं, हालांकि हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर ली, एक बार उनको फिर से मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करें, ये होता है 3 घंटे का एग्ज़ाम, 180 मिनट्स, ठीक है। आपको बियर एक्ट्स अलाउड होते हैं, लेके जाइए। तो आप अपने इस टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। घड़ी लेके जाइए साथ में। दिस इज योर, वी कैन से, फर्स्ट हाफ। जो आपका 90 मिनट्स है उसे हम फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं। एंड दिस इज योर सेकेंड हाफ, जो आपके नेक्स्ट 90 मिनट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट 90 मिनट्स हैं। शुरुआत के 90 मिनट में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी आपके पेपर में 1 से लेके 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे आप गो थ्रू कर जाओ। कहने का मतलब क्या है कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप देखोगे तो पर क्वेश्चन आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, 1 मिनट से लेस टाइम मिलेगा। आप ये मान के चलो 52 सेकंड मान लो आप, पर क्वेश्चन आपको इतना टाइम मिलेगा। अगर आप इतने टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चन कर पा रहे हो तो उसको कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो उसको स्किप कर दो। इससे ज़्यादा टाइम थोड़ा सा और मान लो तो किसी क्वेश्चन में 1 मिनट दे दिया, किसी एक आधे में चलता है, लेकिन मोर और लेस आपको इतने मिनट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना है, ठीक है। घड़ी की टिक टिक करके देखते रहना आप कि कहीं मेरा ज़्यादा टाइम तो नहीं चला गया। तो 1 मिनट आप लगभग अप्रोक्स लमसम मान सकते हो। हालांकि 1 मिनट से कम पड़ेगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब अगर आप देखोगे इन टाइम में आप मोस्टली टाइप 1 के क्वेश्चन कर पाओगे जो इजी क्वेश्चन है। टाइप 3 के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ टाइप 3। क्यों? क्योंकि टाइप 3 के इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपके बियर एक्ट में तो है नहीं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, शाम तक लेके बैठे रहो चाहे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अपने क्वेश्चन पेपर पे साथ की साथ टिक कर लेना, जो भी आपका टाइप 3 में ध्यान आ रहा है, जो भी प्रीवियस नॉलेज आपने पढ़ी है, केस लॉ, मैक्सिम, कंसेप्ट वगैरह जो भी है, वो आपको बियर एक्ट में तो मिलेगा नहीं। और क्या पता अगर आपकी ज़्यादा ही प्रैक्टिस अच्छी है तो कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चन ऑफ द टाइप 2 ऑल्सो आपने अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने बोला ना टाइप 2 में मीडियम क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या पता आपने मीडियम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हो जो आपकी इजी बन गई, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। तो कुछ बच्चे टाइप 2 के क्वेश्चन में निकाल लेंगे 1 मिनट से कम समय में। मिलेंगे आपको 35 से 40 टाइप 2 के जो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 6 7 8 तो आप 1 मिनट से कम में भी कर सकते हो, बस कीवर्ड तुरंत पता लग जाए आपको, ठीक है। अगर हम बात करें 90 मिनट के बाद जो सिचुएशन बनेगी, आप देखोगे जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आराम से आपके 50 55 60 65 इवन 70 भी मान लो आप, ठीक है। ये तो कम करो, इतना नहीं, एटलीस्ट 55 पे जाओ। इस रेंज में आप फॉल होने चाहिए।
या तो आपके क्वेश्चन पेपर में 55 क्वेश्चन का मार्क लगा हो, या 55-60 के बीच में, 60-65 के बीच में, या 65 से 70 के बीच में, यकीन मानिए आपका एग्जाम निकल ही गया है। 1.5 घंटे में आपके एग्जाम की श्योरिटी हो गई है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन करे हैं जो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही मॉडरेट लेवल है, या जिनका आंसर कहीं ना कहीं आपको पता था, आपने कर दिया। तो इन क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इजी टू हैंडल क्वेश्चन है। अब आपको क्या कर लेना है, जो आपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क किया है OMR पे साथ की साथ मार्किंग नहीं करनी है फर्स्ट हाफ में। अब इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, 12 से 15 मिनट आप ले लो, और अब आप अपनी OMR शीट पे ए का अगर ऑप्शन सी है तो वहाँ बबल कर दो, ठीक है। जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है उसका ए है तो ऐसे कर दो, क्वेश्चन नंबर 22 का अगर बी है तो वहाँ बबल कर दो। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से काम करना है, आपकी पूरी साल की मेहनत, आपका पूरा अभी 1.5 घंटे की मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपने सीक्वेंशियल ऑर्डर गलत क्वेश्चन के सामने गलत ऑप्शन को बबल कर दिया है। सपोज 22 का बी है लेकिन आपने सी कर दिया है, सपोज 22 में करना था आपने 23 में बी कर दिया है। तो बहुत ही ध्यान से, ये गलती भी देखने को मिलती है कि बच्चों ने क्वेश्चन पेपर पे सही मार्क किया है लेकिन OMR पे गलती कर दी उन्होंने। और आप फ्लूइड यूज कर नहीं सकते, फ्लूइड इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन आपका वो कैंसिल हो जाएगा। आप एक ही क्वेश्चन में 2 बार बबल भी नहीं कर सकते, तो आपका तो वो मेहनत खराब गई उस क्वेश्चन की। और सोचो कि अगर आपने ये सीक्वेंस गलत करते गए तो आपके नीचे वाले भी सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से OMR पे फील करना है, काइंडली फील विद प्रॉपर अटेंशन। अब हमारे पास आप देखोगे 90 प्लस 15 मिनट्स को हमने यूटिलाइज कर लिया है। दिस इज ओवर 105, ठीक है, एंड वी हैव 75 मिनट्स लेफ्ट। 75 मिनट्स है हमारे पास सेकेंड हाफ की। अब देखो इन 75 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ये स्टूडेंट्स के लिए वेरी कर सकता है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट का जो हमने यहाँ पे टाइम लिया था अप्रोक्स, उसमें क्या पता टाइप 1 वाले कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस नहीं कर पाए, या टाइप 2 के जो क्वेश्चन वो उन्हें लग रहा था मॉडरेट लेवल है वो नहीं कर पाए। तो उन बच्चों को इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। जब साथ की साथ आप यहाँ पे देख रहे थे तो उन वाले क्वेश्चंस को आप सर्कल कर लेना ताकि बाद में उनको आसानी से ढूंढ पाओ क्वेश्चन पेपर से। और इन क्वेश्चन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है इन 75 मिनट पे, हार्ड क्वेश्चन पे नहीं कूदना है यहाँ पे भी। और एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा आपको जिसके टाइप 1 के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, टाइप 2 के मॉडरेट सारे क्वेश्चन हो गए, अब उसके बचे हैं टाइप 3 के, तो सबके ही हो गए होंगे क्योंकि टाइप 3 आपको करना ही है फर्स्ट हाफ में। अब उसके बचे टाइप 2 के थोड़े से हार्ड लेवल क्वेश्चंस, जो भी 25-30 क्वेश्चन है उसके थोड़े से हार्ड क्वेश्चन बचे हैं जो वो ढूंढ नहीं पा रहा है, या उसके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बचे हैं टाइप 2 के। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सभी बच्चों का अगर हम रेंज करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो 55 वाले बच्चे के पास यहाँ पे उसको 45 क्वेश्चन करने हैं, 60 वाले को 40 करने हैं, 65 वाले को 35 करने हैं, 70 वाले को 30 करने हैं। मोर और लेस अगर मैं एवरेज लगाऊं तो लगभग 35 टू 40 क्वेश्चन आप मान लो कि अब आपको 75 मिनट्स में 35 से 40 क्वेश्चन करने हैं हर एक बच्चे को, अगर इन दोनों का भी एवरेज में ले लूँ तो अब आप देखोगे यू हैव अराउंड 1.5 मिनट्स, या फिर 2 मिनट मान लो आप, चलो ठीक है, 2 मिनट के अप्रोक्स मान लो आप, आपके पास हर एक क्वेश्चन करने के लिए टाइम है। ये मैं टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही टाइम है जो आपको हेल्प करेगा ट्रैपिंग क्वेश्चन को स्किप करने में, रॉन्ग क्वेश्चन को स्किप करने में। अगर आपसे क्वेश्चन 2 मिनट के आसपास भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे भी आपने उसको 1 मिनट दिया, उसके आसपास दिया, नहीं हो पाया, यहाँ पे आपने फिर से उसको टाइम दिया, नहीं हो पाया, इट मीन्स या तो आप उस क्वेश्चन के लिए नहीं बने हो, इतनी नॉलेज आपके पास है नहीं है, या फिर वो क्वेश्चन ट्रैपिंग क्वेश्चन है, या फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये जो 2 मिनट का अप्रोच का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपना अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करो।
ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मुझे लगता है हर एक बच्चे का एग्जाम तो पास हो ही जाएगा। ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। और एक चीज और बता दूं मैं, जो बच्चे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, ये जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, हाउ टू अटेम्प्ट ए पेपर, ये मैंने लास्ट ईयर AIB 18 में लगभग नवंबर के एंड में ही, यही टाइम था, दिसंबर के फर्स्ट वीक होगा शायद, ये वीडियो मैंने तब का अपलोड किया हुआ है सेपरेट, अराउंड 15-18 मिनट का वीडियो होगा और 15,000 उस पर व्यू प्लेस भी है। देखा भी है लोगों ने, लाइक भी किया है और लोगों ने अप्लाई भी किया है, उनको बहुत हेल्प मिली है। तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं होता तो शायद आज आप मुझे सुन भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि उसी वीडियो से थोड़ा सा चैनल को ग्रो भी मिली थी। ठीक है, थोड़ा सा चैनल हमारा रन किया था, क्योंकि लास्ट ईयर बनाया है चैनल, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। ठीक है, अक्टूबर में ही वीडियो डालने लगा हूँ लास्ट ईयर से मैं, 5 अक्टूबर से। आप चेक कर लेना, ओल्डेस्ट वीडियो 5 अक्टूबर की मिलेगी। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये सब टेस्टेड मेथड्स हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक की हम बात करें, जो लास्ट हमारा सीरीज का टॉपिक है, जो आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रीड। बार बार हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो भैया इंडेक्स को कैसे पढ़ें एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है, दिखता कैसे, एक बार हमें दिखा दो। तो इस चीज के लिए हम चलते हैं हमारे जो प्योर बियर एक्ट है आपका, उसी पे चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज हम एक बार इसका इंडेक्स रीड करते हैं कि अगर मैं इसका इंडेक्स रीड करूंगा फर्स्ट टाइम तो कैसे करूंगा, और कैसे ट्रिक्स हैं जो आप भी कर सकते हो, तो आपका कोई भी इंडेक्स अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं वीडियो के एंड में आपको कॉन्स्टिट्यूशन 1 एंड 2 कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक कैसे रीड करते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सेप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स पढ़ने की जो स्टाइल है दैट इज डिफरेंट, वो मैं आपको वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हर एक सब्जेक्ट में सेम पैटर्न है। तो किसी भी बीआर एक्ट का आप देखोगे पार्ट 1 चैप्टर 1 आपको दिखता रहेगा, प्रिलिमिनरी चैप्टर। सबसे पहले तो आपको बीआर एक्ट का ईयर भी पता होना चाहिए, याद नहीं करना है, लेकिन बहुत से एग्जाम में ईयर भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे अगर यूजीसी नेट का बोलूं, क्लैट का एग्जाम का बोलूं, सीयूटी का बोलूं, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि काइंडली अरेंज द बीआर एक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 1960 पहले आएगा, 1970 आएगा या 1950 आएगा, ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो उन एग्जाम्स के लिए आपको याद करना पड़ता है, यहाँ पे आपको याद नहीं करना। प्रिलिमिनरी पार्ट जो आपको बताता है शॉर्ट टाइटल बेयर एक्ट का नाम क्या है, किन किन पे अप्लाई होगा, कब से एनफोर्समेंट पे आएगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन वही मैं बता रहा था, सोचो इसके अंदर कितनी डेफिनेशन होंगी, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है यहाँ पे। वो तभी दिखेंगे जब आप रेलेवेंट वहाँ पे जाके मेन पेज पे इसका रीड करोगे, और एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हर एक बीआर एक्ट का ये वाला सेक्शन या इंटरप्रिटेशन क्लोज, उसको मेन आप खोल के पढ़ लेना। सेविंग क्लोज कि भाई साथ के साथ और क्या सेव कर रहे हैं हम, जैसे आपने बहुत से बीआर एक्ट में पढ़ा होगा, लास्ट में सेक्शन होता है एक रिपील एंड सेविंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपके एडीआर में क्वेश्चन आया है, अर्बिट्रेशन कंसिलेशन से आपका मोटर व्हीकल में क्वेश्चन आया है। ये वो सेक्शंस हैं, आप देखोगे आपके जो न्यू लॉ है वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई अब से हम आईपीसी को रिपील कर रहे हैं, बीएनएस में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे पहले पहले उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो लॉज थे उनको रिपील किया जाता है, वो आपके इस सेक्शन में लिखा रहता है। तो ये सेक्शन रिपील एंड सेविंग आपको बीआर एक्ट के लास्ट में मिलता है, अगर इस ये पहले इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई लॉज थे तो, वरना नहीं मिलेगा। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में आप देखोगे हम पढ़ रहे हैं 1988 का। ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट हुई है, लेकिन इससे पहले हम 1940 का भी एक पढ़ते थे मोटर व्हीकल। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। ऐसे ऐसे बहुत से बीआर एक्ट्स हैं, जैसे न्यू लॉज का तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया। अगर आपको पता हो सेक्शन 4 से आपकी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन आप देखोगे तो एग्जैक्ट यही हेडिंग यूज करी हुई है कि भाई जो स्पेसिफिक रिलीफ हम जो बात करते हैं इस बीआर एक्ट में, वो केवल सिविल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए यूज होगा,
पीनल लॉज का इन्फोर्स कराने के लिए यूज नहीं होता है। साफ साफ बोल दिया इसने। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, अगर आपने इंडेक्स अच्छे से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन कुछ नहीं था आपके लिए। कीवर्ड इसी को ही बोलते हैं, यही तो कीवर्ड होते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ है, इट मीन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से हमारा क्वेश्चन है। एनफोर्सिंग सिविल राइट्स को एनफोर्स कराने की बात कर रहे हैं, एंड नॉट फॉर द एनफोर्सिंग पिनल लॉज। तो ये आप ध्यान रखो, इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो। हालांकि अंडरलाइन ज़्यादा मत करना क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा एग्जाम में, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल हल्का, केवल आपको दिख जाए, ओनली विजिबल टू यू, बट दिस इज अनएथिकल। जिस सेक्शन से क्वेश्चन आया आप चाहो तो उसको हल्का सा डॉट लगा सकते हो, टिक लगा सकते हो कि आपको पता रहे, लेकिन दिस इज ऑल्सो अनएथिकल। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बच्चे एग्जाम में कमेंट्री वाले बियर एक्ट भी लेके आते हैं, गाइड भी लेके आते हैं, बुक भी लेके आते हैं, कोई चेक तो करता नहीं। लेकिन कोई चेक जिस दिन कर लेगा उस दिन आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप अभी के लिए फिलहाल इन पे टिक लगा सकते हो, लेकिन बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर इन एग्जाम हॉल काइंडली रब ऑल योर मार्क्ड सेक्शन या अंडरलाइन जो भी है इंडेक्स में आपने किया है, सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा क्यों रिस्क लेना इन चीज़ों में, जब आपने 8 से 10 बार पढ़ लिया तो अब आपको नीड भी नहीं है। उसके बाद देखो आप पार्ट का नाम, स्पेसिफिक रिलीफ, इस पार्ट का नाम, और इस पार्ट में आप देखोगे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ऐसे करके। तो आपको पार्ट का नाम, चैप्टर का नाम, कि भाई अगर इस पार्ट में आप चैप्टर 1 देखोगे तो रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में आपको मेनली मैटर्स मिलेंगे, कि उस प्रॉपर्टी का अगर किसी के पोजेशन में है तो उसकी रिकवरी कैसे करी जाए। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी कीवर्ड रिकवरी दिख गया है, कहीं पे भी कीवर्ड स्पेसिफिक रिलीफ दिख गया है, तो आपको चिल्ला चिल्ला के कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई आपका आंसर 5, 6, 7, 8 में से कहीं ना कहीं है। तो जब भी हम क्वेश्चन को ढूंढते हैं बियर एक्ट में से, जब भी हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे तो हम पहले एक रेलेवेंट चैप्टर या पार्ट ढूंढते हैं, उसके बाद हम एक रेलेवेंट सेक्शन तक पहुंचते हैं। इसके लिए भी एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, चलते हैं स्टोरी के लिए। यहाँ पे स्टोरी का नाम है आपका पोस्ट ग्राफ स्टोरी मान लो आप, या पोस्ट मास्टर स्टोरी मान लो आप, ठीक है। कि हाउ टू पोस्ट ए लेटर टू योर डिजायर्ड एड्रेस। इसका एक पैटर्न होता है ना, कोई भी आप अगर लेटर पोस्ट कर रहे हो तो यूं थोड़ी ना है कि जैसे मन में आएगा कोई भी एड्रेस लिख के पोस्ट कर दोगे और वो जिसको देना है उसके हाथ में पहुंच जाएगा। सपोज आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में मान लो आप कहीं स्विट्जरलैंड से कोई लेटर पोस्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ करना है। मान लो इंडिया में आपको कोई चीज पोस्ट करनी है, तो इंडिया क्या है, एशिया में फॉल करेगा। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो क्या हो गया, सबसे पहला अगर हम लार्जर सर्कल देखें तो क्या हो गया कि इंडिया पहली बात तो अर्थ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अर्थ पे आप देखोगे तो वी हैव ए कॉन्टिनेंट्स, उसके अंदर एक मान लो कि एशिया मान लो आप, एशिया के अंदर वी हैव मैनी कंट्रीज, उसमें से एक कंट्री का नाम है इंडिया। अब जाके इंडिया का हम एक डायग्राम बनाते हैं, जो हमारा प्यारा भारत है उसका नक्शा बनाते थे। अब इंडिया में भी तो डिफरेंट स्टेट्स हैं, किस में भेजना चाह रहे हो। तो अब यहां से अपनी लाइन शुरू होती है और बहुत ध्यान से आप समझो, दिस इज इंडिया, देन योर स्टेट नेम, मान लो महाराष्ट्र में चलते हैं, देन इस स्टेट में बहुत सी डिस्ट्रिक्ट होंगी, डिस्ट्रिक्ट नेम, देन इस डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखोगे बहुत से सेक्टर्स होते हैं, कॉलोनीज होती हैं, नगर्स होते हैं, वो आप नाम लिखोगे। उसके अंदर भी आप देखोगे कुछ वार्ड्स होते हैं, वार्ड 1, वार्ड 2, हर एक सेक्टर का अलग अलग, वो आप लिखोगे एड्रेस में।
देन फिर आप लिखोगे हाउस नंबर क्या है उसका। अगर हाउस नंबर लिख दिया तो और अच्छे से पहुंच जाओगे वहां तक उस कॉलोनी में। तब जाके फाइनली वी कैन से आपका जो लेटर है या पोस्ट है हैंड ओवर हो जाएगी आपके रेलेवेंट एड्रेस पे। अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में आपको दिखेगा कि जब आप अपने इंडेक्स से क्वेश्चन ढूंढोगे, दिस इज योर इंडिया, इंडेक्स पूरा का पूरा बड़ा है। अब आपको महाराष्ट्र में भेजना है, इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र चूज करना है। इंडेक्स में इतने ज़्यादा पार्ट्स मिलेंगे आपको, चैप्टर्स मिलेंगे, सब पार्ट्स मिलेंगे। जस्ट अभी हमने देखा है प्रिलिमिनरी पार्ट है हमारे पास, पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ है, उसके अंदर 5 चैप्टर हैं। तो हमने अगर रिकवरी पोजीशन के रिगार्डिंग कोई चीज़ ढूंढनी है, स्पेसिफिक रिलीफ कीवर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिकवरी पोजीशन कीवर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खोलना है हमें, और उसके अंदर पार्ट 2 में चैप्टर 1 को खोलना है, क्योंकि वो हमने पढ़ा है कीवर्ड। तो आप डायरेक्ट सेक्शन पे थोड़ी ना आपका ध्यान गया है, आपका ध्यान गया है कि पहले हम कौन सा बियर एक्ट खोलें, उसके बाद कौन सा चैप्टर पार्ट खोलें। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके चैप्टर्स नंबर मान लो या पार्ट्स मान लो, और ये आपके सब चैप्टर्स की हेडिंग मान लो। जो जैसे अभी हम देखेंगे हेडिंग जो होती है चैप्टर के अंदर भी हेडिंग दिखेंगी आपको, सब हेडिंग दिखेंगी, सब पार्ट्स दिखेंगे छोटे छोटे, कि चैप्टर के अंदर भी और सब डिविजन्स हैं। तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट नेम मान लो, आप थोड़ा सा और क्लोज आ गए आप टॉपिक के, सेक्शन के। उसके बाद एग्जैक्ट आपने बता दिया भाई कौन से सेक्टर में रहते हो, कौन सी कॉलोनी में रहते हो, कौन से नगर में रहते हो आप। अब आप थोड़ा सा और क्लोज आ गए अपने सेक्शन के जहां पे आपका आंसर छुपा हुआ है, वहीं पे तो आओगे, क्योंकि ये है हम टाइप 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पे आपको सेक्शन नंबर ढूंढना ही मेन टारगेट है, क्योंकि एग्जामिनर ने सेक्शन नंबर बोला नहीं है। अगर बोल देगा तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है, जब तो आपको इतना ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब बोला नहीं है तब आपको शुरुआत में ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स करके ढूंढना है। शुरुआत में इन चीजों में टाइम लगेगा और ये टाइम टेकिंग वाली चीजें हैं। अगर आप बहुत वीक हो तो इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं हम क्लास में। तो अगर आपने सेक्टर नंबर पता कर लिया है, कॉलोनी पता कर ली, नगर का नाम पता कर लिया है, तो कहीं ना कहीं अब आप धीरे धीरे अपने सेक्शन के पास आ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे वी हैव 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 7 सेक्शन, 8 सेक्शन। अब आपका आंसर इन्हीं इन्हीं किन्हीं एक सेक्शन में छुपा हुआ है, ये तो 101% श्योर है, इससे बाहर आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो सोचो कि कहाँ आपने पूरा का पूरा बियर एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ से शुरू किया था, फिर आपने एक चैप्टर को शॉर्ट लिस्ट किया, फिर आपने एक सब पार्ट को शॉर्ट लिस्ट किया, फिर पर्टिकुलरली कुछ सेक्शंस देखे आपने 3-4 कि हाँ भाई इसके रिगार्डिंग आपको मिल रहा है। फिर आपने उन सेक्शंस को खोल के देखा जो 2-3 एक जैसे सेक्शन दिख रहे थे, तो आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है वो डिमांड आपका सेक्शन नंबर मान लो 7 फुलफिल कर रहा है। फिर आपने पर्टिकुलरली इसे खोला, उसे रीड किया, और फाइनली वहां पे हाउस नंबर 56 लिखा है, वहां पे फाइनली आपका लाइन नंबर 3 मान लो या लाइन नंबर 4 मान लो या क्लोज नंबर सी मान लो, डी मान लो, ए मान लो, वहां आपका आंसर लिखा है। और फाइनली अब आपने जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसे फुलफिल कर दिया है, सप्लाई कर दिया है रेलेवेंट एड्रेस पर। वहां से उस लाइन से उस सेक्शन से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। एंड दिस इज वी कैन से रिवर्स इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट होता है, साइंस वाले बच्चों को पता होता है। विद गॉड्स ग्रेस, मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूं तो मुझे पता है रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे आप देखोगे हमने क्या देखा, सेक्शन देखा, ये सेक्शन कहाँ फॉल किया, किसी सब पार्ट या पार्ट का भाग होगा, ये किसका भाग होगा, किसी चैप्टर का या सब चैप्टर का पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें पता चला ये एक इंडेक्स का पार्ट है, ये किसी एक बेयर एक्ट का नाम है, क्या आप बेयर एक्ट लेके गए हैं नहीं। तो अगर ये स्टेप फुलफिल हुए हैं आपके, तभी तो आप उस रेलेवेंट आंसर तक पहुंच पाओगे। तो दीज आर दी की स्टेप्स। कीवर्ड्स को चेक करो, की स्टेप्स को फुलफिल करो, आंसर क्यों नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा। और ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार
वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ऐसे करोगे, तो यकीन मानिए ये आपके दिमाग में चलेंगी चीज़ें कि हाँ यार, ये मैंने पढ़े हुए हैं कीवर्ड्स। अब मान लो क्वेश्चन में आपका कीवर्ड दे रखा है कि भैया आपको स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देखना है। तो आप जब आओगे इंडेक्स में से अपना सेक्शन शॉर्टलिस्ट करोगे, तो भैया ये वाला सेक्शन क्यों पढ़ोगे? क्योंकि इसमें तो खाली मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में दे रखा है और इसमें है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो आपका क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से जाके रीड करोगे ना, अगर क्वेश्चन ज्यादा अंदर से पूछ लिया है तो। हम्म तो ये आपको चेक करते चलना है। ऐसे आपको पूरा का पूरा इंडेक्स बियर एक्ट पढ़ लेना है। चैप्टर 2 आप देखोगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है। अब मान लो कि आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आप स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हो। तो आपको पता है कि भाई ऐसा मेरे पास एक पार्ट 2 है स्पेसिफिक रिलीफ का, उसके अंदर एक चैप्टर है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें भी पर्टिकुलरली कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकते हैं एंड कौन से स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन इस डिमांड के अकॉर्डिंग है तो आप ये वाला सब पार्ट खोल लो, एंड दिस इज वी कैन से सब पार्ट्स या सब हेडिंग्स। चैप्टर का नाम क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखो इसका कोई चैप्टर का नंबर या पार्ट का नंबर नहीं है, इसी चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा जाता है, इसीलिए बोलते हैं सब हेडिंग या सब पार्ट। फिर एक ये सब हेडिंग है, फिर आपको ये सब हेडिंग मिलेगी और ये कीवर्ड है कि किन किन के अगेंस्ट या किन के फेवर में आप कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हो उन पर्संस के बारे में। तो ये हेडिंग है, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा तो आपका आंसर इन वाले प्रोविजन में फॉल करेगा। बोलो सेक्शन 14 से कितनी बार क्वेश्चन आया है कि जब नहीं करवाते हैं तो। आपके क्वेश्चन में कीवर्ड दे रखा है, इससे क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ ए सूट, फास्ट अगर मैटर निपटाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। आपने अगर बार बार इंडेक्स पढ़ा है तो आपको पता है कि हाँ यार ये वर्ड तो पढ़ा पढ़ा जाना जाना सा लग रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन आया है रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, रेक्टिफिकेशन इटसेल्फ देखो चैप्टर का नाम है। आपको तो चैप्टर और पार्ट्स के नाम और इनके सब पार्ट्स, हेडिंग, सब हेडिंग के नाम याद हो गए, या फिर आपने बार बार इनको पढ़ लिया, तब आपकी नैया पार हो जाएगी। और आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, एक नोटबुक लो, उस पर लिखो इंडेक्स, चैप्टर, पार्ट, सब हेडिंग, या फिर सेक्शन हेडिंग नोटबुक। इसके अंदर बेयर एक्ट का नाम लिखो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और इंडेक्स के जो भी कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं कि भाई ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम तो सारे ही कीवर्ड हैं, उनको आप लिख लो, खाली एक एक वर्ड, दो दो वर्ड जो भी है, और इनको दिन में 5-5, 10-10 बार पढ़ लो, जो भी आप उस दिन वो बेयर एक्ट कवर कर रहे हो। अगर बच्चे बहुत से वीक हैं, क्योंकि देखो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी कॉन्टेक्ट करते हैं, उनका 2 बार, 3 बार, 4 बार से भी एग्जाम अपीयर हो रहे हैं, उनका पास नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है भैया? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो आप गलत तरीके से आंसर फाइंड कर रहे हो। अब ये चीज़ आपको एक बार मैं सिखा सकता हूँ, इसको ऐसे पढ़ना है, लेकिन ये चीज़ हर एक बेयर एक्ट के लिए सिखाना, सिखा भी देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, डेली नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, 5 to 8 to 10 टाइम्स नहीं पढ़ोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार पढ़ने से आप भूल जाओगे। आज चाहे आपने कितनी ध्यान से ये वीडियो सुन लिया, आप ये वर्ड अगर रिवाइज नहीं करोगे बार बार तो भूल जाओगे अगली बार। इसीलिए वो मैंने बनाई है एक अपनी जो ई बुक गूगल ड्राइव, कि आपको सारे बियर एक्ट्स सब्जेक्ट वाइज एक जगह पे मिल जाएंगे। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जस्ट क्लिक इट, रीड इट, वेरी इजी टू हैंडल। सारे इंडेक्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, सारे बियर एक्ट्स आपको पर सब्जेक्ट हेडिंग में मिल जाएंगे। तो आप फटाफट दिन में, आपको ये नहीं कभी ये फाइल खोल रहे हो कभी वो फाइल खोल रहे हो, और आपका फ़ोन का स्टोरेज भी नहीं जाएगा। सीधा आपको लॉग इन करना है, बस एक ईमेल आईडी देनी है, आपको फ़ी पे करना है, आपका वहाँ पे हो जाएगा, असेसमेंट मिल जाएगा, आपको एसेस मिल जाएगा, और आप पढ़ सकते हो कहीं पे भी, ट्रेन में, मेट्रो में, बस में, कहीं पे भी ट्रैवल करते करते बार बार, एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ सकते हो। ठीक है? तो जिसको जैसी नीड है वो ऐसे अपनी नीड को फुलफिल करो, वैसे आप सीख सकते हो। ऐसे इसके अंदर देखो, वी हैव चैप्टर 5 इन योर पार्ट 2 इटसेल्फ, चैप्टर 6 तक आपके इस पार्ट में। तो ये सारे कीवर्ड हैं,
जैसे कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा, रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, इस सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। एडजस्ड और रिफ्यूज्ड, कब रेसेशन कोर्ट अलाउ कर सकता है, कब आपका रेसेशन कैंसलेशन या फिर आप कह सकते हो बैक स्टेप कॉन्ट्रैक्ट से लेना अलाउ कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, कब रिफ्यूज कर देगा। तो ये कीवर्ड है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर रेसेशन वर्ड आ गया है तो भैया आप क्यों ऊपर नीचे क्वेश्चन ढूंढोगे, आंसर ढूंढोगे, अपना सीधा इन्हीं प्रोविजन में से आपका 101% मिलेगा ना, जब तक और किसी प्रोविजन में रेसेशन नहीं लिखा है। कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो यही मिलेगा ना कहीं ना कहीं। तो यही छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर इंजंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ ओपन करोगे, इसके अंदर इंजेक्शन बता रखा है। सेक्शन 41 से काफी बार क्वेश्चन आया, इंजेक्शन को कब आप रिफ्यूज कर सकते हो, इन सिचुएशन में इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। पर पिछुल इंजेक्शन क्या होता है, टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है, इस सेक्शन से पीवाईक्यू में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। AIB 18 में क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो आपका डिसाइड किया जाता है मेरिट ऑफ द सूट के बेस पे। तो चीजें इजी हैं, हमें डायरेक्शन नहीं पता कि कैसे करना है। आई होप अब आपको जितना ये लेक्चर था पूरा मैंने कंटिन्यूस, जो मेरा पेड कोर्स का आप बोल सकते हो, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा फर्स्ट क्लास का लेक्चर होता है 2 से 3 घंटे का। हालांकि मैंने टाइम देखा भी नहीं कितना हो गया, क्योंकि मैं तो अभी मेरे को टाइम दिख भी नहीं रहा है, कब मैंने शुरू किया था मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन मैंने फिक्स किया हुआ था कि संडे को ये वीडियो शूट करना है और ये वीडियो देना है बच्चों को जिन बच्चों ने भी क्लासरूम कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से। आई थिंक इससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको और हेल्प चाहिए तो अभी मंडे से हमारा 25 नवंबर इवनिंग इवनिंग में 6:30 से 7:30 क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, मास्टर स्ट्रोक बैच। उस कोर्स में हम जितना ज़्यादा हो सकेगा अच्छे से यूटिलाइज करके आपका हर एक बच्चे का कोशिश करेंगे कि भाई आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस बने कि निकल जाए। मेहनत पूरी कराई जाएगी, लेकिन क्रैश कोर्स टाइप है, मेन मेन चीज़ें ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा उस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो। जो भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर 9350145947। आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉलिंग नंबर नहीं है ये। आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको बस बोल देना इंटरेस्टेड इन योर 25 नवंबर बैच, मास्टर स्ट्रोक बैच। बाकी इसका मैं वीडियो भी अभी अटैच कर दूंगा एंड में, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, if you have any doubt, kindly mention your doubt in the comment section of the YouTube। और मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।